हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल वेलकम टू ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अगेन हम एक कंप्लीट यूनिट डिस्कस करेंगे, दैट इज इनकम टैक्स। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं ये यूनिट आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, बट अब जो है आपको पता है कि ये सिंगल ऐसी यूनिट है जिसमें हर साल अपडेट्स आते रहते हैं। किस चीज में अपडेट्स आते हैं? हमारे रेट्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, इनकम टैक्स के जो रेट्स रहते हैं वो बेसिकली चेंज होते हैं, और थोड़ा बहुत जो है और चीजों में भी अपडेट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमारे जो 5 हेड्स होते हैं, इनकम के 5 हेड्स होते हैं, उनमें अपडेट्स हमें देखने को मिलते हैं, और उसी हेड्स के ऊपर इस यूनिट के अंदर फोकस किया गया है। तो बेसिकली जो हमारा असेसमेंट ईयर रहेगा, जिस ईयर में हम इनकम को असेस करते हैं, वो रहेगा हमारा 2025-26, मतलब कि जो करंट ईयर चल रहा है यही हमारा असेसमेंट ईयर होगा। और जिस ईयर की इनकम पर टैक्स दिया जाएगा, बेसिकली प्रीवियस ईयर की मैं बात कर रहा हूं, वो रहेगा यहाँ पर 2024 से 25। तो इन दोनों को ध्यान में रखकर जो है ये यूनिट के अंदर आपको अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो जितने भी अपडेट्स मिलेंगे वो असेसमेंट ईयर 2025-26 के हिसाब से ही आपको देखने को मिलेंगे। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगेगी फ्रेंड्स। अच्छा, यूनिट 10 का जो बेसिकली नाम है, कंप्लीट नाम जो है वो इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है। तो कॉर्पोरेट टैक्स को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा है, उसको मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। फिलहाल के लिए जितना भी कंटेंट रहेगा वो इनकम टैक्स यूनिट का ही आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप बिजनेस कॉमर्स की या पेपर वन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं हम बेसिक कंसेप्ट से। अच्छा, इस वीडियो में मैंने साथ में अपडेट्स तो लिया है, जितने भी हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहां से बार बार क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है उसको भी इंक्लूड किया है। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, कंटेंट जो रहेगा वो आपके लिए खास इंपॉर्टेंट कंटेंट को तैयार किया गया है यहाँ पर। तो देखिए, बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं। बेसिकली जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है जिसको फॉलो किया जाता है वो कौन सा है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसका चार्जिंग स्टैट्यूट जो अगर हम बात करें वो इनकम टैक्स इन इंडिया। The law of Income Tax Act is governed by the Income Tax Act 1961 and has been brought into force on 1 अप्रैल 1962। तो बेसिक सी चीज है कि इनकम टैक्स एक्ट आया कब था? तो 1 अप्रैल 1962 में इनकम टैक्स एक्ट को लाया गया था। और किसके थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये थे हमारे सर जेम्स विल्सन, जिन्होंने क्या करा था? इनकम टैक्स एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, एक चीज याद रखना, एक्ट सीधा नहीं बनाया जाता, कभी भी एक्ट डायरेक्टली फॉर्मुलेट नहीं होता है। एक्ट को बनाने से पहले बिल को पास करना पड़ता है। तो जब भी कोई एक्ट बना जाएगा उससे पहले एक बिल पास होगा, उस बिल को अप्रूव किया जाएगा, तब जाकर वो क्या होगा? एक्ट बनेगा। ठीक है। अच्छा, जो न्यू इनकम टैक्स बिल है 2025 की अगर मैं बात कर रहा हूं, वाज प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट इन द लोकसभा। लोकसभा में इसको प्रेजेंट किया गया, क्योंकि आपको पता है कि एक्ट सीधा नहीं बनाया जाता, पहले बिल होता है, बिल को प्रेजेंट किया जाता है, जब बिल अप्रूव हो जाता है तब जाकर वो क्या बनता है? एक्ट बनता है। तो ये 13 फरवरी 2025 को इस बिल को लोकसभा में रखा गया। इफ द बिल इज अप्रूव्ड, बेसिकली बिल अप्रूव्ड हो गया एंड पास्ड, देन इट बिकम्स द एक्ट ऑफ लॉ एंड विल कम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1926। तो आपको पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? जी, हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? तो 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक हमारा चलता है। ओके, तो ये बिल रखा गया, एक्ट बना, और ये 2025 1 अप्रैल 2025 से इसको क्या कर दिया गया? इंप्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है। आर्टिकल 246, बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट का जो आर्टिकल है 246 अंडर 7 शेड्यूल, वो हमें क्या कहता है? उस शेड्यूल में कहा गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इज इन वन सच आर्टिकल गिवन पावर टू लेवी वेरियस काइंड ऑफ टैक्सेस। अब जो टैक्सेस लगाने का जो अधिकार है वो कौन से शेड्यूल में बताया गया है? वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 के 7 शेड्यूल में इसको बताया गया है। अब क्या बताया गया उसके अंदर? उसके अंदर कहा गया है कि भैया आपके पास 3 लिस्ट है। अब वो 3 लिस्ट कौन सी है? लिस्ट 1 है, लिस्ट सेकंड है, लिस्ट थर्ड है। लिस्ट 1 कौन सी है? यूनियन लिस्ट, जिसको हम सेंट्रल लेवल की जो लिस्ट होती है वो कहते हैं। अच्छा, इस लिस्ट के अंदर जो किसके पास पावर है? यूनियन लिस्ट है तो किसके पास पावर होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। क्या पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। ठीक है, रेट्स को डिसाइड कर सकती है, टैक्स लगा सकती है, अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हर चीज की पावर है, किसी भी चीज के ऊपर टैक्स को मॉडिफाई कर सकती है, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो यूनियन लिस्ट के अंदर जो पावर आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मोस्टली सभी पावर्स होती है, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है तो किसके पास है? तो चलिए लिस्ट सेकंड पर चलते हैं। अच्छा, ये नीचे है लिस्ट सेकंड, ये किसकी है? स्टेट लिस्ट की है। अब स्टेट लिस्ट के अंदर किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट के पास
मेनली किस चीज की पावर है, कौन सी टैक्स लगाने की पावर है, तो वो है एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर जो टैक्सबिलिटी रहती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। थर्ड है कंकरेंट लिस्ट। अभी कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर जो पावर आती है वो हमारी असेंबली, जो बेसिकली लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट जो भी हमारी है, इनके पास क्या रहता है, पावर रहती है कंकरेंट लिस्ट के अंदर। तो तीन लिस्ट है हमारी, याद रखना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और साथ में कंकरेंट लिस्ट। चलिए, बेसिक कंसेप्ट था। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे डेफिनेशंस में से बहुत बार पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, देखिएगा, एक साइड आपको डेफिनेशन दे रखी होती है और दूसरी साइड क्या दे रखे होते हैं, सेक्शंस दे रखे होते हैं। आपको मैच करना होता है कि कौन सी डेफिनेशन कौन से सेक्शन के अंदर बताई गई है। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट को यहाँ पर लिखा है, आप ध्यान से इसको नोट डाउन कर लेना, ये पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस, वैसे तो बहुत सारे थे हमारे पास, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट को ही कंसीडर किया है जो जिसमें तो क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले आता है असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर कौन सा पीरियड होता है, बेसिकली ये हमारा 12 मंथ्स का ही होता है। अच्छा, एक चीज याद रखना, एक होता है असेसमेंट ईयर और एक होता है प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होगा, ये कभी भी कम टाइम पीरियड का नहीं हो सकता। लेकिन प्रीवियस ईयर जो होता है वो लेस देन 12 मंथ्स हो सकता है। जैसे कि मान लो मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया 1 अक्टूबर को, तो अब जो इस बिजनेस की जो टैक्सेबिलिटी रहेगी वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक चलेगी। तो इसका मतलब जो प्रीवियस ईयर रहेगा इसका, वो अक्टूबर से मार्च तक का काउंट होगा। लेकिन असेसमेंट ईयर तो कंप्लीट कैलकुलेट होता है जिस ईयर में आप असेस कर रहे हो इनकम को। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, तो ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के अंदर असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया गया है। तो असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ईच ईयर। इसके बाद है सेक्शन 2 सबसेक्शन 34। इसमें क्या डिफाइन किया गया है, इसमें प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है, बेसिकली प्रीवियस ईयर होता है जिस ईयर के इनकम पर हम टैक्स पे करते हैं, जिस ईयर में हम एक्चुअली में इनकम को अर्न करते हैं, वो होता है प्रीवियस ईयर। इसके बाद है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। इसमें किसको डिफाइन किया गया, असेसी को। असेसी कौन सा होता है, जिसकी इनकम को असेस किया जा रहा है। ए पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और ए सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। जो बंदा टैक्स पे करता है वो क्या कहलाता है, वो एसएससी कहलाता है। क्लियर, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं असेसिंग ऑफिसर। तो असेसिंग ऑफिसर कौन से सेक्शन में आता है, ये आता है हमारे पास 2 सबसेक्शन 7A। इसमें डिफाइन किया गया है असेसिंग ऑफिसर। अभी असेसिंग ऑफिसर होता कौन है, मींस द असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और इनकम टैक्स ऑफिसर हु इज वेस्टेड विद द रेलेवेंट जुरिडिक्शन बाय वर्च्यू ऑफ डायरेक्शन और ऑर्डर। तो वो ऑफिसर जो एक्चुअली में एसएससी की इनकम को असेस कर रहा है और जिसके पास पावर है रूल्स बनाने की, फॉर्मुलेट करने की सारी पावर्स रखता है, वो होता है हमारा असेसिंग ऑफिसर। उसको डिफाइन किया गया है 2 सबसेक्शन 7A में। अच्छा, इसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे पास एग्रीकल्चरल इनकम का। बार बार पूछा जाता है कि एग्रीकल्चरल इनकम कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो एग्रीकल्चरल इनकम को डिफाइन किया गया है अंडर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A। अब ये एग्रीकल्चरल इनकम होती क्या है, इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में मैंने आपका कंसेप्ट डाल रखा है इसी वीडियो के अंदर, आगे जाके हम जानेंगे। उसके बाद है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में क्या बात की गई है, तो बेसिकली पर्सन के बारे में डिफाइन किया गया है 2 सबसेक्शन 31। तो पर्सन बेसिकली कौन होता है, पर्सन होता है जो एक्चुअली में टैक्स पे कर रहा है या जिसकी इनकम को असेस किया जा रहा है। तो ये कौन कौन हो सकता है, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, जैसे कि मैं भी हो सकता हूँ, मेरी इनकम को असेस किया जाए। एचयूएफ भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी और एवरी जुडिक्शन पर्सन। तो बेसिकली हमने इन्हीं के ऊपर फोकस करना है, इन्हीं पर्सन की इनकम को क्या करना है, असेस करना है। तो ये 7 पर्सन है जिसकी इनकम को हमने क्या करना है, असेस करना है। होप सो क्लियर हो गया होगा। तो ये जो डेफिनेशंस थी, इनमें से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में काफी बार आस्क किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके सेक्शंस को नोट आउट कर लेना। तो बेसिकली क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास पावर होती है किसकी, टैक्स को चार्ज करने की। अब मिनिस्ट्री ऑफ पावर के फाइनेंस के अंदर भी काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो कौन से डिपार्टमेंट के पास ये स्पेसिफिक पावर है, तो ये है रेवेन्यू। क्योंकि टैक्स से क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहां से जनरेट होता है, या तो पेनल्टी लगाकर जनरेट होता है या टैक्स लगाकर जनरेट होता है, या फिर वो गवर्नमेंट क्या करती है, बाहर से क्या करती है, उधार लेती है फॉरेन बैंक से, वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से। तो बेसिकली जो हमारा डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स को कलेक्ट करना। अब टैक्स भी दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है।
अब इनडायरेक्ट टैक्स की अलग अथॉरिटी है और डायरेक्ट टैक्स की अलग अथॉरिटी है। बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सारी की सारी डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर तो हमारा जीएसटी आ जाता है, तो हाँ उसकी तो हम बात कर ही नहीं रहे, हम डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। अब डायरेक्ट टैक्स के पास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीबीडीटी की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो उसका काम है सारे के सारे टैक्सेस को कलेक्ट करना, चार्ज करना, जिस तरह का क्या करना है वो भी सीबीडीटी के पास पावर है। तो यहाँ पे बेसिकली दो ईयर आते हैं, एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में इनकम को असेस किया जाता है वो असेसमेंट ईयर है। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ 2025-26 की, तो यहाँ पर जो टैक्स पे किया जाएगा, मेरे द्वारा टैक्स पे किया जाएगा, वो 2024-25 की इनकम पर पे किया जाएगा। तो जो 2024-25 में जब मैंने इनकम अर्न करी, जिस ईयर में इनकम को अर्न करा जाता है वो प्रीवियस ईयर होता है, और जिस ईयर में टैक्स पे किया जाता है वो असेसमेंट ईयर होता है। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? क्या हर बार ऐसा ही होता है? नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अच्छा, तो ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कई कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जिसमें प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के इक्वलेंट हो जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, उसमें आपको कंडीशन सेलेक्ट करनी थी कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें प्रीवियस ईयर जो होता है वो असेसमेंट ईयर के इक्वल होता है। आपको उन कंडीशंस के बारे में बताना था। तो हम बात करते हैं उन कंडीशन की। सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग। अगर मान लो कोई एनआरआई है और वो शिपिंग के थ्रू इनकम करता है। अब शिपिंग का मतलब क्या है, वो शिप तो इधर से तो ट्रांसफर होती रहेगी, आज इंडिया में है, फिर चलाकर सामान को लूट किया जा रहा है, फिर दूसरी कंट्री में लिया जा रहा है। तो ऐसे बंदों को कहा गया है कि भाई ऐसा है, जिस ईयर में इनकम कमा रहे हो उसी ईयर में आप क्या करके जाओ, टैक्स को पे करके जाओ। हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आप शिप चले लेके चले गए और आप वहीं रह गए, तो फिर हम कैसे आपसे टैक्स वसूलेंगे। तो ऐसा कहा गया है कि इन बंदों को कि आप जिस ईयर में आप इनकम को अर्न कर रहे हो उसी ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स को पे करना पड़ेगा। दूसरा है इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इधर इंडिया परमानेंटली और फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे कुछ पर्सन जो इंडिया को छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, या तो परमानेंटली है या लंबे समय के लिए, तो हमें डर रहेगा भाई हमारा रेवेन्यू जो इंडिया गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उसको लॉस्ट हो जाएगा अगर वो चला गया तो इसलिए हम कहते हैं कि भैया तुम्हारे लिए कोई असेसमेंट ईयर अलग नहीं है, प्रीवियस ईयर अलग नहीं है। जिस ईयर में आपने इनकम कमाई उसके ऊपर क्या करके जाओ, टैक्स को पे करके जाओ, फिर आप आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद है इनकम ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही काम करे, मान लो 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए बनाई गई। अब जब उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस पर्टिकुलर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो वो टैक्स कैसे पे करेगी। तो ऐसे एसोसिएशंस के लिए भी एक कंडीशन बनाई गई, उनको कहा गया कि भाई तुम्हारा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर ये दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, आप जिस ईयर में इनकम अर्न कर रहे हो उसी ईयर में आपको क्या करके जाना है, टैक्स को पे करके जाना है। उसके बाद इनकम ऑफ पर्सन ट्राइंग टू होस्टाइल हिज एसेट्स विद ए व्यू टू अवॉइडिंग पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कोशिश कर रहा है टैक्स को अवॉइड करने की, अवॉइडेंस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, सख्ताई करती है, और वो कहती है आप अब ऐसा करोगे, जिस ईयर में आप इनकम को अर्न कर रहे हो उसी ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स को पे करना पड़ेगा। अगर कोई बिजनेस है जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, कुछ भी, अब मान लो मेरा बिजनेस 10 साल से चलता आ रहा था, इस साल उसको बंद करना है, तो बंद करना है तो भाई अगले साल का वेट ही क्यों करना है, इसी ईयर में जो इनकम आपने कमाई है उसके ऊपर टैक्स पे करो और अपने ईयर को शट डाउन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो उस केस में भी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर हमारा कैसा रहेगा, इक्विवेलेंट रहेगा। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं हेड्स ऑफ इनकम की। तो बेसिकली मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे पास 5 हेड्स होते हैं इनकम के। सबसे पहला तो जो क्वेश्चंस हमारे आस्क किए जाते हैं वो इसके सेक्शंस में से, सेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है इन 5 के 5 हेड्स के। ये सारे सेक्शंस जो है मैच ऑफ द फॉलोइंग में जनरली आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 टू 27, तीसरा है प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशंस सेक्शन 28 टू 44, फोर्थ है कैपिटल गेन्स 45 टू सेक्शन 55, और लास्ट है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 56 टू 59। तो बेसिकली इन हेड्स के सेक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आ सकता है और वैसे भी जनरली भी आस्क किया जा सकता है, तो इसके सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए वन बाय वन सेक्शंस को हम कवर करेंगे। जो हमारे हेड्स हैं हम उनको वन बाय वन कवर करेंगे, और जितना भी अपडेशन है उसको हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे, क्या क्या इनके अंदर अपडेट्स आई हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें इनकम टैक्स स्लैब्स रेट की, सबसे पहले हम स्लैब्स रेट की बात करते हैं कि असेसमेंट ईयर 2025-26 और फाइनेंशियल ईयर अगर हम बात करें 2024-25 की हम बात करें, तो इसके जो हमारे स्लैब्स थे इनकम टैक्स रेट से वो क्या थे उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, हमारे पास दो ऑप्शन है,
जब भी हम इनकम आईटीआर फाइल करते हैं तो हमारे पास अब दो ऑप्शन आते हैं। 2020 के बाद से दो ऑप्शन आते हैं कि आप न्यू रिजाइम में जाना चाहेंगे या फिर आप ओल्ड रिजाइम से ही कंटिन्यू करना चाहेंगे। अब जो ये ऑप्शंस हैं ये स्विच कर दिए गए हैं, मतलब कि अब एक होता है डिफॉल्ट रिजाइम, मतलब अगर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन रहेगा वो डिफॉल्ट रिजाइम का रहेगा। डिफॉल्ट रिजाइम ऑल्दो हम न्यू रिजाइम को ही कहते हैं, तो ये चीज हमेशा याद रखना, न्यू रिजाइम ही हमारा डिफॉल्ट रिजाइम होता है। मतलब अगर आप मान लो आपने कोई सिलेक्ट नहीं करा, इस ईयर के लिए कोई भी रिजाइम सिलेक्ट नहीं करा, तो न्यू रिजाइम ही आपका क्या रहेगा, डिफॉल्ट रिजाइम रहेगा। ठीक है, ये 2020 से आया है। 2020 से एसएससी को ऑप्शन दिया गया है कि आप जो अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं वो या तो आप न्यू रिजाइम से कर सकते हैं या फिर ओल्ड से ही करना चाहें तो कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमें मिले हैं। अच्छा, तीन कैटेगरीज है स्लैब्स की। पहला तो है लेस देन 60 इयर्स ऑफ एज, दूसरा है सीनियर सिटीजन 60 टू 80 इयर्स, फिर तीसरा सुपर सीनियर सिटीजन जिसकी जो एज रहेगी वो कितनी रहेगी, 80 प्लस एज हमें देखने को मिलेगी। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 11 BAC। अच्छा, ये जो तीन कैटेगरीज हैं जो मैंने आपको बताया है कि 60 से लेस, 60 टू 80 और 80 से अबव, ये ओल्ड रिजिम के अंदर हमें अलग अलग देखने को मिलेगी, लेकिन न्यू रिजिम में ऐसा कोई कैटेगरी नहीं बनाई गई है। सबके लिए सेम टैक्स जो है चार्ज किया जाता है, सेम स्लैब से। तो अगर न्यू टैक्स रिजिम का अगर हम स्लैब देखें, बेसिकली 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, तो 3 लाख तक जो रहता है उसके ऊपर हमें कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। 3 लाख तक जो इनकम अगर आपने अर्न करी है तो उसके ऊपर नील आपको क्या कह रहा है, इनकम टैक्स रेट हमारा रहता है और सरचार्ज भी नील होता है। 3 लाख 1 से लेके 7 लाख तक जो हमारी इनकम रहती है उसके ऊपर टैक्स लगता है कितना, 5% का। 5% का टैक्स किया जाता है और कोई सरचार्ज यहाँ पर चार्ज नहीं किया जाता। उसके बाद जो इनकम 7 लाख से लेके कहाँ तक आता है, 10 लाख तक आता है, फिर हमारा कितना चार्ज टैक्स होता है, 20,000 तो पहले वाला जो 5% हम दे चुके हैं, प्लस 10% रहता है 7 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे, सरचार्ज यहाँ पे भी नहीं लगता है। फिर चलते हैं आगे, फिर इनकम हमने अर्न करी मान लो 10 लाख से 12 लाख के बीच में, तो अगेन जो ऑलरेडी टैक्स लग चुका है 50,000 पे, प्लस 15% और एक्स्ट्रा लगता है 10 लाख से जितनी भी ऊपर इनकम हमारी रहती है, सरचार्ज यहाँ पर भी चार्ज नहीं किया जाता। फिर आता है 12 लाख से 15 लाख के बीच में, तो 80,000 तो रहेगा रहेगा, प्लस 20% रहेगा 12 लाख से जितनी भी इनकम ज्यादा होती है। ठीक, सरचार्ज यहाँ पर भी चार्ज नहीं किया जाएगा। फिर आता है इनकम 15 लाख से ज्यादा, अब 15 लाख से ज्यादा और 50 लाख के बीच में, तो 1,40,000 ऑलरेडी जो टैक्स हमारा कैलकुलेट होता है अबव, और 30% जितनी भी इनकम 15 लाख से ज्यादा होती है, और सरचार्ज यहाँ पर भी नहीं लगेगा, क्योंकि सरचार्ज स्टार्ट होता कहाँ से है, जब आपकी इनकम जो रहती है 50 लाख से ज्यादा हो जाती है तब सरचार्ज लगना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिएगा, अब इनकम 50 लाख से ज्यादा हो गई है, तो 1,40,000 रुपए जो हमने पे कर दिया है वो तो रहेगा रहेगा, जो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, प्लस 30% एक्स्ट्रा 15 लाख से जितनी भी ज्यादा इनकम आपकी है उसके ऊपर 30% का टैक्स और लगेगा। यहाँ पर सरचार्ज लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि इनकम जो है 50 लाख के लेवल को क्रॉस कर दी है। सरचार्ज जो रहेगा, जो हमारा टैक्स रहेगा, जो हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे 1,40,000 प्लस जो आएगा निकलकर, उसी के ऊपर सरचार्ज लगाया जाएगा। वो सरचार्ज कितने का होगा, 10% का होगा, अगर इनकम 50 लाख से 1 लाख के बीच में है। उसके हम बात करते हैं कि अगर इनकम जो है वो 1 करोड़ के लेवल को क्रॉस कर लेती है, 1 करोड़ से ज्यादा है और 2 करोड़ से नीचे है, तो 1,40,000 जो टैक्स है वो तो लगेगा, प्लस 30% जो टैक्स है अब 15 लाख वो कैलकुलेट किया जाएगा, दोनों को ऐड करके जो हमारी अमाउंट आएगी, जो हमारा टैक्स बनेगा उसके ऊपर 15% का टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा, 15% का सरचार्ज लगाया जाएगा जो भी टैक्स हमारा निकल कर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 2 करोड़ से ज्यादा। लास्ट स्लैब में हमारे पास 2 करोड़ से ज्यादा, अगर जो इनकम है वो 2 करोड़ से ज्यादा है तो 1,40,000 प्लस 30% का टैक्स, जितनी भी इनकम 15 लाख से ज्यादा है उसके ऊपर, दोनों को ऐड करेंगे, जितना भी हमारा टैक्स निकल कर आएगा उसके ऊपर 25% जो है सरचार्ज चार्ज किया जाएगा। जितनी भी इनकम आएगी, जितना भी टैक्स बनकर आएगा उसके ऊपर 25% का सरचार्ज लगेगा। तो ये हमारे स्लैब्स हैं जो हमें देखने को मिलती है। अच्छा, अगर रिबेट की बात करें तो टैक्स रिबेट हमें कितनी मिलती है, तो आपको पता है कि जो टैक्स रिबेट होती है वो 87A के अंदर हमें मिलती है। तो अंदर द न्यू टैक्स रिजीम जो टैक्स रिबेट है वो अप टू 25,000
या फिर हम कह सकते हैं 7 लाख तक की जो इनकम है वो आपकी टैक्स फ्री रहती है अगर टैक्स रिबेट को इंक्लूड कर लिया जाए तो 25,000 की मैक्सिमम हमें टैक्स रिबेट देखने को मिलती है अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। और हम कह सकते हैं 7 लाख तक की इनकम, मतलब अगर आपने 7 लाख रुपए से नीचे कमा रहे हो तो आपको 1 रुपया भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको 87A की जो डिडक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, अगर इसी को अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम के थ्रू लेकर चले तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपको 3 कैटेगरी से होकर जाना पड़ेगा। पहला 60 से नीचे, दूसरा 60 से 80, तीसरा है 80 प्लस। तो हम पहले बात करते हैं एक जो है इंडिविजुअल की 60 से नीचे की है, तो उसके अंदर टैक्स कैसा रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारा 2.5 लाख तक का टैक्स फ्री होता है। तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो वो टैक्स फ्री रहेगा अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम, सरचार्ज भी नहीं लगेगा। फिर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% का चार्ज किया जाएगा। फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में 12,500 प्लस 20% अबव 5 लाख। फिर हम बात करेंगे 10 लाख से 50 लाख के बीच में तो 1,12,500 प्लस 30%, 10 लाख से जितनी भी ज्यादा इनकम है। सरचार्ज यहाँ पर भी नहीं लगेगा क्योंकि इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है। जब भी इनकम 50 लाख से ज्यादा जाएगी तभी सरचार्ज कैलकुलेट किया जाएगा। अब हम बात करेंगे 50, अब इनकम क्रॉस कर गई है 50 लाख के लेवल को, तो हमारा जो टैक्स होगा 1,12,500 प्लस 30% अबव 10 लाख। तो जितना भी 10 लाख से ज्यादा है उसके 30% जो हमारा टोटल टैक्स बनकर आएगा उसके ऊपर आपको 10% एडिशनल सरचार्ज देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर जो इनकम है वो किसके लेवल को क्रॉस कर गई है, 50 लाख के लेवल को क्रॉस कर चुकी है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अब आपकी इनकम जो है वो कितने का है, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 1,12,500 जो ऑलरेडी टैक्स बनता ही है प्लस 30% अबव 10 लाख, वो हमारा क्या हो जाएगा, टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। अब क्योंकि इनकम 1 करोड़ के लेवल को पार कर चुकी है तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा जो कि रहेगा हमारा 15% का, और वो किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, वो हमारा ऑलरेडी जो टैक्स हमने कैलकुलेट करा है उसके ऊपर चार्ज किया ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी बेसिकली इनकम जो है अगर 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में है तो 1,12,500 प्लस 30% ऑफ अबव 10 लाख, और सरचार्ज कितना लगेगा, 25% का लगेगा जितना आपने टैक्स कैलकुलेट किया है। न्यू टैक्स रिजीम में 25% ही मैक्सिमम लेवल है सरचार्ज का, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जो ये सरचार्ज है इसका लेवल क्रॉस होकर 37% भी स्लोट बना हुआ है, जो कि अबव 5 करोड़ से ज्यादा है। अगर 5 करोड़ से ज्यादा की इनकम है तो 1,12,000 प्लस 30% अबव 10 लाख जो आपका टैक्स बनेगा उसके ऊपर 37% का क्या लगेगा, सरचार्ज लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकम जो है 5 करोड़ से ज्यादा की है। अच्छा, ये ओल्ड टैक्स रिजीम के जो रिबेट है वो कितनी है हमारे पास, 12,500 रुपए की है। वो कब मिलेगी, अगर आपकी जो इनकम है 5 लाख से ज्यादा नहीं होती है तभी आपको टैक्स रिबेट मिलेगी। ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम में थोड़े से बेनिफिट हैं लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर वो बेनिफिट्स खत्म कर दिए गए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा जो हमें फर्क देखने को मिलता है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर वो है किसका, डिडक्शंस का। बहुत सारी डिडक्शंस ऐसी हैं जो न्यू टैक्स रिजीम में खत्म कर दी गई है, वो न्यू टैक्स रिजीम में आपको मिलेंगी ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम को काफी सिंपलर बना दिया गया है। मतलब कि आपको ज्यादा कुछ, अगर आपकी ज्यादा कोई खास आपके पास डिडक्शंस नहीं है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा आप न्यू टैक्स रिजीम से ही अपना टैक्स को पे करिए। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जो सेकंड कैटेगरी है, एज है कितना, 60 से 80 के बीच में, तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा, 3 लाख तक का हमारा फ्री रहेगा, उस तक आपको टैक्स नहीं देना, आगे के सारे स्लॉट सेम रहेंगे। पहले 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगता था, अब क्या लगेगा, 3 लाख से 5 लाख तक 5% का चार्ज करा जाएगा। बाकी सारे के सारे स्लॉट्स हमारे कैसे रहेंगे, सेम हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा, बाकी सारे के सारे स्लॉट्स आपके सेम रहेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं अगर एज है कितने से ज्यादा, 80 से ज्यादा की एज है, तभी भी आपके ऊपर ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आपकी जो टैक्स फ्री जो रहेगा बेसिकली वो 5 लाख तक रहेगा। 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से सारे के सारे स्लॉट्स हमारे कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख। तो नॉर्मल सिटीजन के लिए कितना, 2.5 लाख, सीनियर सिटीजन कितना, 3 लाख तक फ्री, और सुपर सीनियर के लिए 5 लाख तक सरकार ने क्या रखा है, फ्री कर रखा है। अच्छा, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में कुछ फर्क है। जबकि आपको पता है कि सरचार्ज की बात की जाए तो न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ मैक्सिमम सरचार्ज 25% का है,
जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में मैक्सिमम सरचार्ज कितने का है, 37% का है। न्यू टैक्स रिजीम के जो टैक्स रेट्स हैं वो काफी कम है इन कंपैरिजन टू ओल्ड टैक्स रिजीम। लेकिन इतना कुछ डिफरेंस है तो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम पे जाएंगे ही क्यों? क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारे पास और भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं जो हमें न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलते। अब जैसे कि ये जो डिडक्शंस हैं, ये जितनी भी मैं आपसे डिडक्शंस आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी हमें किस में मिलती है, ओल्ड में मिलती है, जबकि न्यू में ये डिडक्शंस नहीं मिलती। अभी डिडक्शंस कौन कौन सी होती है, जैसे कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में लीव ट्रैवल अलाउंस, ये हमें न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है। 10 सबसेक्शन 13 ए में एचआरए की डिडक्शन हमें नहीं मिलती है। 10 सबसेक्शन 17 के अंदर डीए और कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस ऑफ एमपी एंड एमएलए जो मिलते हैं उनकी भी डिडक्शन हमें नहीं मिलती है। सेक्शन 24 सबसेक्शन बी में इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में भी हमें डिडक्शन नहीं मिलती है। 10 सबसेक्शन 32 में माइनर चाइल्ड की डिडक्शन नहीं मिलती है। 35 एडी के अंदर स्पेसिफाइड बिजनेस की हमें डिडक्शन नहीं मिलती है। और जितनी भी डिडक्शन है हमारी 80C टू 80U, वो डिडक्शंस भी हमें नहीं मिलती है एक्सेप्ट कुछ डिडक्शंस को छोड़ के। वो डिडक्शंस कौन कौन सी है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी डिडक्शन है 80C टू 80U जो हमें न्यू टैक्स रिजीम के अंदर मिलती है? तो ये डिडक्शंस है हमारे पास, डिडक्शंस ऑफ एक्सपेंडिचर बाय एम्प्लॉयर्स टुवर्ड्स एनपीएस अंडर 80CCD सबसेक्शन 2, 80CCX सबसेक्शन 2। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने का। ये डिडक्शन हमें मिलती है, बाकी कोई भी डिडक्शन हमें नहीं देखने को मिलती है। क्लियर? चलिए अब आता है कि क्या प्रोसीजर है, आप किस तरह इनकम टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आप किस तरह इनकम टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकम टोटल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत बार आता है कि कैसे आप अपनी इनकम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, कैसे आप बेसिकली टोटल इनकम या ग्रोस इनकम को कैलकुलेट करोगे, तो आपको बताना होता है। ठीक है, चलिएगा। सबसे पहला काम होता है जब भी आपको किसी का टोटल इनकम को कैलकुलेट करना है, ये टैक्स लायबिलिटी को निकालना है, तो आपको देखना पड़ेगा उस बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है, टैक्सेबिलिटी हमेशा रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिटरमाइन करती है। तो सबसे पहला स्टेप है रेजिडेंशियल स्टेटस। अभी रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कंप्लीट बता रखा है कि आपको क्या चेक करना होता है रेजिडेंशियल स्टेटस को जानने के लिए, कि हम कैसे कहेंगे कि एक इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है इंडिया का। तो उसके लिए आपको रेजिडेंशियल स्टेटस देखना होता है। तो सबसे पहला स्टेप रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करना। फिर आपको क्या करना है, मुझे पता लग गया ये बंदा जो है ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब आपको करना क्या है, उसकी इनकम को 5 हेड्स में क्लासिफाई कर देना है, क्योंकि हम 5 हेड्स को कंसीडर करते हैं। आपको 1 रुपए भी अगर कोई इनकम हो रही होगी, वो कोई ना कोई हेड में जरूर लाई कर रही होगी। अगर मान लो वो सैलरी में नहीं आ रही, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आ रही, तो वो अदर सोर्सेज में चली ही जाएगी अपने आप। तो आपकी जो इनकम है वो किसी ना किसी हेड का पार्ट जरूर बनेगी। वो चीज आपको देखनी है कि वो कौन से हेड का पार्ट है। फिर आपको क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। फिर आपको हर एक हेड की इनकम को कैलकुलेट करना है। जैसे कि मान लो मैंने निकाला सैलरी से इनकम आ रही है, अब सैलरी की इनकम जितनी भी मैंने इकट्ठी करी है उसको क्या करना है, टोटल करना है कि मुझे ये पार्ट सारा का सारा सैलरी इनकम से राइज हुआ है। या अगर मैं मान लूं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि मुझे लॉटरी लगी थी या फिर मुझे हॉर्स रेस से लगा कि 2 इनकम इकट्ठी होगी, तो टोटल कर देंगे। तो जितना भी कंप्यूटेशन है ईच हेड का मुझे क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। तो पहला पार्ट आपको रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करना है, फिर सबको इनकम को क्लासिफाई करना है कि ये इनकम कौन से हेड में जाएगी, ये इनकम कौन से हेड में जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, कंप्यूट करना है हर एक इनकम हेड के इनकम को। ठीक है, आपको टोटल करना है। फिर आपको क्या करना है, क्लबिंग ऑफ इनकम या सेट ऑफ। अगर मान लो कोई इनकम ऐसी है, उसको पिछले साल की थी और इस साल उसको हमने क्या करना है, अपनी इनकम के अंदर क्लब करना है। या कोई ऐसा लॉस है जो हमारा पीछे हमने सेट ऑफ नहीं करा, तो इस साल हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो क्लबिंग और सेट ऑफ को देखना है हमारी ग्रॉस टोटल इनकम को निकालने से पहले। तो कोई भी ऐसी इनकम है जो प्रीवियस ईयर की है और इस ईयर हमारी इनकम में ऐड करना है, तो उसको ऐड कर लेंगे। या कोई ऐसा लॉस है जिसको हमने माइनस करना है, तो उसको भी माइनस कर लेंगे। तो जितना भी सेट ऑफ है और क्लबिंग करके हम क्या करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम को कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपके आगे जो आपकी इनकम आएगी वो सिर्फ ग्रॉस टोटल इनकम होगी, जीटीआई, जिसको हम कहते हैं जीटीआई। हमेशा याद रखना, जब भी हमको राउंड ऑफ करना होता है तो हम सिर्फ जीटीआई को ही राउंड ऑफ करते हैं, टोटल इनकम को राउंड ऑफ नहीं करते हैं। सॉरी, हमेशा जो राउंड ऑफ करना होता है वो टोटल इनकम को करते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम को राउंड ऑफ नहीं करते हैं। ये बाय मिस्टेक अपोजिट हो गया था। अभी हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, डिडक्शंस देनी है जीटीआई में से। अगर आपने कोई डिडक्शन है, जैसे मान लो आप ओल्ड रिजीम में जा रहे हो, तो 80C टू 80U आपको डिडक्शन मिलेंगी। तो उस डिडक्शंस को आपको क्या करना है, लेस करना है अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से। लेस करने के बाद आपके पास क्या आता है, टोटल इनकम आ जाएगी आपकी। आपकी क्या आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी।
अब इस इनकम के ऊपर आपको क्या करना है, टैक्स को पे करना है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आता है कि कौन सी इनकम पर टैक्स हमें पे करना होता है, हमेशा टोटल इनकम पर हमें टैक्स को पे करना होता है। अब टैक्स को पे करने से पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ रेट्स। जैसे कि मैंने कहा कि असेसमेंट ईयर चल रहा है 2025-26, तो इसका जो हमारा स्लैब्स आएंगे इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, टैक्स को पे करना है। तो अपने जो भी रेट्स रहेंगे उस रेट्स को इंप्लीमेंट करना है और टैक्स को कैलकुलेट करना है। टैक्स को कैलकुलेट करने के बाद आपको पता लगेगा या तो आपकी इनकम रिबेट के दायरे में आ रही है, या फिर हो सकता है कि आपके ऊपर सरचार्ज लगा हो। सरचार्ज लगेगा जब आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा होगी, और रिबेट अगर आपको मिलेगी, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर है तो आपकी रिबेट मिलेगी 7 लाख से नीचे अगर आपकी इनकम होगी। तो आपको चेक करना है कि आपको रिबेट मिलेगी या फिर आपका सरचार्ज लगाया जाएगा। आपने देखने के बाद जो आपके पास बैलेंस आएगा उसके ऊपर आप क्या लगाओगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का होता है, ये हर बार लगता है। ठीक है, ये हर किसी को पे करना होता है। तो जो भी आपके पास नेट इनकम आएगी उसके ऊपर आपका क्या लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स को हटाने के बाद जो आपके पास बचेगा वो होगा आपका नेट टैक्स लायबिलिटी। उतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जितना भी आपका टैक्स निकल कर आएगा। तो इस तरह हम टैक्स को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। ये जनरली आपसे क्वेश्चन जो है सीक्वेंस वाइज में पूछा जा सकता है, मतलब कि आपको अरेंज करने होंगे स्टेप्स को, पहले कौन सा आएगा दूसरे पे कौन सा आएगा, इस तरह आपको अरेंज करने पड़ सकते हैं। चलिएगा, अब हम एक बार जान लेते हैं कि हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे हम देखते हैं। जनरली रेजिडेंशियल स्टेटस में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे देखने पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको कहा जाएगा कि एक एक्स पर्सन है, इसका आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। ये प्रीवियस ईयर में 180 दिन यहाँ रहा है, बाकी फिर वो फॉरेन कंट्री में चला गया, तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करिए। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, ठीक है, चलिए बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की। तो द टैक्सेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिपेंड अपॉन इट्स रेजिडेंशियल स्टेटस। तो बेसिकली जो टैक्सेबिलिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पर ही डिपेंड करती है। अब बेसिकली जो रेजिडेंशियल है, रेजिडेंस है ऑफ ए पर्सन में चेंज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। एक पर्सन का रेजिडेंस चेंज होता रहता है कंट्री टू कंट्री। आज मान लो वो अमेरिका में है, कल इंडिया में भी आ सकता है, लेकिन उसकी सिटीजनशिप हमेशा सेम रहती है। ये चीज याद रखना। ऑब्जर्वेशन रीजन में पूछा जा सकता है कि एक पर्सन की सिटीजनशिप सेम रहती है, उसका रेजिडेंशिप चेंज होता रहता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर हम बेसिकली डिटरमाइन करते हैं किसी एक इंडिविजुअल का, फर्म का, कंपनी का, सबका रेजिडेंशियल स्टेटस हम डिटरमाइन करते हैं। अब इसमें ना कुछ कंडीशंस होती है, बेसिकली दो कंडीशंस होती है, इसी के बेस पे रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन किया जाता है। अब ये दो कंडीशंस कौन सी होती हैं, बेसिकली अगर हम बात करें इंडिविजुअल के केस में, तो एक रेजिडेंशियल बेसिकली जो कंडीशन होती है इंडिविजुअल की, वो या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है, या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है, या फिर नॉन रेजिडेंट हो सकता है। लेकिन अगर हम फर्म, कंपनीज या लोकल अथॉरिटीज की बात करें, तो या तो वो रेजिडेंट हो सकती हैं या फिर वो नॉन रेजिडेंट हो सकती है, उनके पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, या तो वो रेजिडेंट होंगी या फिर वो नॉन रेजिडेंट होंगी। अब बात आती है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस उसको फॉलो करनी पड़ती है जो ये बताते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल रेजिडेंट कहलाएगा और कौन सा इंडिविजुअल एनओआर कहलाएगा और कौन सा इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। तो ये किस चीज से पता लगेगा, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है हमारे पास। सबसे पहले बात तो ही इज इन द प्रीवियस ईयर, पहली बेसिक कंडीशन, दो बेसिक कंडीशन है और दो एडिशनल कंडीशन है। बेसिक कंडीशन को जानते हैं। बेसिक कंडीशन कहती है कि जो इंडिविजुअल है वो प्रीवियस ईयर में 182 182 और इससे ज्यादा दिन इंडिया में ही क्या होना चाहिए, उसको अवेलेबल होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये है। आप की बेसिक कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आप 182 डेज से ज्यादा इंडिया में ही होने चाहिए प्रीवियस ईयर के अंदर। प्रीवियस ईयर कौन सा होता है, जिस ईयर में आपने इनकम को अर्न किया है, याद रखना। दूसरी कंडीशन कौन सी है, he has been in India for at least 365 days during the 4 years preceding the previous year or at least 60 days during the previous year। मतलब कि प्रीवियस ईयर के अंदर आपने 60 दिन, कम से कम 60 दिन आप होने चाहिए प्रीवियस ईयर में, और प्रीवियस ईयर के बैक 4 इयर्स में आप 365 डेज कम से कम इंडिया में होने चाहिए। ये सेकंड कंडीशन कहलाती है। तो सेकंड कंडीशन कौन सी होती है कि 60 दिन, कम से कम 60 दिन आप इंडिया में होने चाहिए प्रीवियस ईयर के अंदर, और 60 दिन से ज्यादा, मतलब 365 डेज कम से कम आप एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर के बैक 4 ईयर है उसके अंदर आप इंडिया में होने चाहिए। ये थी दो कंडीशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडिशनल कंडीशन की। अब ये एडिशनल कंडीशन कौन सी होती है, एडिशनल कंडीशन है
he has been resident in India for at least 2 out of 10 previous year preceding the relevant previous year। कि आप प्रीवियस ईयर के बैक अगर हम बात करें 10 इयर्स में से कम 2 ईयर आप क्या होने चाहिए, रेजिडेंट होने चाहिए इंडिया के। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है कि जो प्रीवियस ईयर से बैक 10 इयर्स हैं उसमें कम से कम 2 साल, एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर आप क्या होने चाहिए, रेजिडेंट होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है ही हैज बीन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज, आप इंडिया में कम से कम 730 डेज होने चाहिए इन ऑल ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर के बैक अगर हम बात करें 7 प्रीवियस ईयर्स में आप कितना होना चाहिए, कम से कम 730 डेज आपका होने चाहिए इंडिया में होने चाहिए। क्लियर। चलिए, अब एक इंडिविजुअल जो होता है वो या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या फिर वो नॉन रेजिडेंट होगा। पता कैसे लगेगा, अब मैं कहूंगा कि एक इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट है अगर उसने किसी भी एक बेसिक कंडीशन को और दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो मान लो मैंने आपको दो ये कंडीशन बताई बेसिक कंडीशन, इन दोनों में से आपने कोई एक कंडीशन को पूरा कर दिया और दोनों के दोनों एडिशनल कंडीशन को पूरा कर दिया, तो मैं कहूंगा कि भैया आप हो गए ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया के। लेकिन अगर आपने क्या करा, इफ एन इंडिविजुअल नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन बट इफ इंडिया टू बी नॉट बी ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन बट डजंट सेटिस्फाई द एडिशनल कंडीशन, अगर आपने किसी एक बेसिक कंडीशन को पूरा कर दिया और दोनों ही एडिशनल कंडीशन को पूरा नहीं करा, तब आप कहलाओगे क्या, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तब आप क्या कहलाओगे, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट कब कहलाओगे, जब ना तो आपने बेसिक कंडीशन को फुलफिल करा और ना ही आपने एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करा, तब आप क्या कहलाओगे, नॉन रेजिडेंट कहलाओगे। तो इस बेस पे रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन किया जाएगा। आप एक एग्जांपल देखना, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, मिस्टर बिल गेट्स स्टेड इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 टू 31 जुलाई 2017 एंड अगेन फ्रॉम 1 सितंबर 2017 टू 30 नवंबर 2017। अब पूछा गया कि बताओ क्या वो इंडियन रेजिडेंट रहा 2017 से 18 के बीच में। तो आपको डेज को कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा 1 अप्रैल से लेके और 31 जुलाई तक, तो हमारे पास कितना है, 30 अप्रैल, 30 प्लस 31 प्लस 30 जून प्लस 31 जुलाई, फिर कम से कम 1 सितंबर से 30 नवंबर तक, तो 30 सितंबर के दिन हो गए, फिर 31 अक्टूबर के दिन हो गए, फिर 30 नवंबर के दिन हो गए। तो ये 182 डेज से ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब बेसिक कंडीशन फुलफिल कर गया, एक बेसिक कंडीशन। सिंस मिस्टर बिल गेट्स स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 इयर्स ही वुड बी रेजिडेंट फॉर द सेम ईयर। क्योंकि वो क्या है, पहले से ही इंडिया में रह रहा था और उसने प्रीवियस ईयर के अंदर 182 डेज को भी कवर कर लिया है, तो वो क्या कहलाएगा, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। किसका भला, फाइनेंशियल ईयर 2017 से 18 का। इस तरह आपको कैलकुलेट करना होता है कि कोई पर्सन कैसे ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं है इंडिया का। होप सो क्लियर हो गया होगा। ओके। अच्छा, एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो हम कहेंगे अगर एक एचयूएफ सेट टू बी रेजिडेंट, उसको रेजिडेंट तब कहा जाएगा इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज होली और पार्शियली सिचुएटेड इन इंडिया। उसको जो कंट्रोल किया जा रहा है, उसके जो ऑपरेशंस हैं वो या तो पूरी तरह से इंडिया में है या आधी अधूरी तरीके से भी इंडिया में है, तब हम कहेंगे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। एंड इट इज सेड टू बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट वेयर द कर्ता इज टू बी सेटिस्फाई बोथ द एडिशन, जो कर्ता है, जो उसका मुखिया है एचयूएफ का, वो दोनों के दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, तब हम कह देंगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। नॉन ऑर्डिनरी कब कहलाएगा, जब वो दोनों के दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। देखो, ऑपरेशंस इंडिया से ही होने चाहिए, लेकिन करता जो है दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तब वो क्या कहलाएगा, तब वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा इंडिया का। अच्छा, नॉन रेजिडेंट कब कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट कहलाएगा व्हेन द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर्स जो होता है वो कैसा रहता है, आउटसाइड इंडिया रहता है, तब हम क्या कहलाएंगे, नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। क्लियर, ठीक है। अगर हमें कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस जानना है, तो कंपनी या तो रेजिडेंट होगी या फिर नॉन रेजिडेंट होगी। रेजिडेंट क्या कब कहलाएगी, कंपनी सेड टू बी रेजिडेंट इफ इट इज एन इंडियन कंपनी। वो पहली बात तो कैसी होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए, इंडिया में उसका हेडक्वार्टर होना चाहिए। दूसरा है उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो कैसा रहना चाहिए, इंडिया के अंदर ही रहना चाहिए, तभी हम कहेंगे वो क्या है, रेजिडेंट है इंडिया की। नॉन रेजिडेंट अगर वो दोनों की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, तो वो इंडिया की रेजिडेंट नहीं कहलाएगी। इंडिया का कंपनी कभी भी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट की फॉर्म में नहीं आती है। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा।
अभी तक जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। हम डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चरल इनकम एक ऐसा सिंगल टॉपिक है जिसमें से 100% जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन में जनरली ये पूछा जाता है कि कौन सी एग्रीकल्चरल इनकम है, जनरली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यहाँ से देखने को मिलता है जिसपे आपको एग्रीकल्चरल इनकम का जो बेसिकली एग्जाम्पशन लिमिट को हटाकर जो टैक्स है उसको कैलकुलेट करना होता है। तो इस तरह क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं इस टॉपिक में से। चलिए बात करते हैं। तो एग्रीकल्चरल इनकम को, जैसे कि आपको पता है कि इसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A में एग्रीकल्चरल इनकम को डिफाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन एग्रीकल्चर इनकम जनरली मीन्स, अब एग्रीकल्चर इनकम का मतलब होता क्या है? एनी रेंट और रेवेन्यू derived from land which is situated in India and used for agricultural purpose। तो ऐसी लैंड से आपको रेवेन्यू हो रहा है जो कि एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज की जा रही है, तभी हम कहेंगे कि वो क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम है। एनी इनकम derived from such land by agricultural operation including sale of such produce, कि उसमें कुछ उगाया गया और उसको बेचा गया, उससे जो आपको इनकम हुई वो भी कौन सी कहलाएगी? एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी। एनी इनकम एट्रीब्यूटेबल टू ए फार्म हाउस, कोई फार्म हाउस इनकम होती है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट होगी। एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम सेडलिंग ग्रोथ इन नर्सरी शैल बी डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर, कोई नर्सरी में कुछ प्लांट्स उगाया गया उसको सेल किया गया तो वो भी कौन सी इनकम कहलाएगी? वो भी एग्रीकल्चरल इनकम ही कहलाएगी। ओके, अच्छा, कुछ कंडीशंस है हमारे पास जो मेट होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि वो इनकम एग्रीकल्चरल इनकम हो। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस है फ्रेंड्स हमारे पास, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात तो द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, जो लैंड है जिस पर आप बेसिकली एग्रीकल्चर ऑपरेशंस कर रहे हैं वो इंडिया के अंदर ही होनी चाहिए। द लैंड मस्ट बी यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, वो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए ही यूज होनी चाहिए। द रिसीवर ऑफ द इनकम मस्ट हैव इंटरेस्ट इन द लैंड, और जो रिसीवर, जो जिसको इनकम रिसीव हो रही है उसका उस लैंड में इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है। डायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम, जो डायरेक्ट इनकम होती है वो ही एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। जैसे कि मान लो कुछ उगाया उसके ऊपर, जैसे कि मान लो मैंने उसके ऊपर दाल उगाई, ठीक है, तो दाल को सेल किया उससे इनकम हुई तो वो एग्रीकल्चर इनकम, वो डायरेक्ट इनकम है। लेकिन अगर बात करें सैलरी फ्रॉम ए फार्म मैनेजर और ए डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी एंगेज इन एग्रीकल्चर इज नॉट एन एग्रीकल्चरल इनकम। तो जो इनडायरेक्ट इनकम है जैसे कि सैलरी हो गया या डिविडेंड हो गया, ये हमारी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होती है। क्लियर? अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रख रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम के रिगार्डिंग, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? एग्रीकल्चरल इनकम बाय वे ऑफ रेंट और रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम द लैंड व्हिच इज सिचुएटेड इन इंडिया। तो अगर कोई इनकम होती है रेंट से या किसी भी रेवेन्यू से, उस लैंड से पर्टिकुलर वो सिचुएटेड इन इंडिया है और वो लैंड एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ही यूज हो रही है, तो उस इनकम को, जो बेसिकली जो हमको रेंट से हो रही है, उस इनकम को हम क्या कहलाएंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहेंगे। दूसरा है एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल बिल्डिंग चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई एग्रीकल्चरल बिल्डिंग से हमें इनकम हो रही है तो वो उसको हम कहाँ चार्ज करेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। एनी अदर एग्रीकल्चरल इनकम है तो हम उसको कहाँ चार्ज करेंगे? अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। और अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम में मान लो लॉस हो गया, मुझे लॉस हुआ, तो उस लॉस को 8 साल तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब कि जो नेक्स्ट इनकम रहेगी उससे हम सेट ऑफ कर सकते हैं नेक्स्ट 8 इयर्स तक। कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। और अगर हमें कोई कैपिटल गेन होता है एग्रीकल्चर लैंड को सेल करने में, तो उसको हम बेसिकली वो हमारे एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी। क्लियर? अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हैं एग्रीकल्चर इनकम के जो हमसे जनरली पूछे जाते हैं। कौन कौन से नॉन एग्रीकल्चर इनकम के कुछ एग्जांपल हैं? जनरली हमें लगता है कि ये एग्रीकल्चर इनकम है, बट इन रियलिटी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट होता है। पहला है, अगर हम बात करें तो इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, इनकम फ्रॉम बी हीविंग, एनी डिविडेंड that an organization pays from its agricultural income, income from the sale of spontaneous grown tree, income from dairy farming, purchasing of standing crops, income for land used for storing agricultural produce, income from fisheries। तो ये सारे के सारे जो है नॉन एग्रीकल्चर इनकम का
पार्ट है। अब कुछ कंफ्यूजन रिगार्ड आती है कि क्या एग्रीकल्चर इनकम है और क्या नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। तो बेसिकली एग्रीकल्चरल इनकम का बात करें तो इनकम फ्रॉम ग्रोइंग, कुछ भी चीज अगर जो उगाई जा रही है, उगाने से कुछ हो रही है, तो वो टोटल की टोटल इनकम क्या कहलाएगी, हमारी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। अगर कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग करके बनाई जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही है, फैक्ट्री बनाई जा रही है, तो वो कौन सी कहलाएगी, बिजनेस इनकम कहलाएगी। अब मान लो इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, अब रबर का ग्रोथ भी होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, तो उसमें 65% की एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी और 35% की बिजनेस इनकम कहलाएगी। अगर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी है तो 75% की एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी और बिजनेस इनकम 25% की कहलाएगी। अगर इनकम डायरेक्ट फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया, तो 60% हमारी एग्रीकल्चर इनकम है और 40% हमारी बिजनेस इनकम कहलाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना फ्रेंड्स, ये जनरली हमसे पूछा जाता है। ओके, सो होप सो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा, जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, एग्रीकल्चर इनकम हो गया या फिर रेजिस्ट्रेशन स्टेटस हो गया, ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, इसी के साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने इन यूनिट्स को कवर नहीं किया है, यूनिट 1 से लेके यूनिट 9 तक जितने भी यूनिट्स इस चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उसको जाकर वीडियोस को देख सकते हैं, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेस्ट है। ओके, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इनके नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जो कि एक मिनिमम अमाउंट में आपको मिल जाएंगे, डिटेल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चैनल पर जो है पेपर 1 का कंटेंट भी अवेलेबल है, पेपर 2 दोनों का कंटेंट अवेलेबल है और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, तो आप जाकर इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए अब हम अपने फर्स्ट हेड को स्टार्ट करते हैं। जो इनकम का फर्स्ट हेड है हमारे पास, सैलरी। ठीक है, अब सैलरी को हम डिस्कस करेंगे कि इसमें हम कैसे इनकम को कंसीडर करते हैं। ओके, टैक्सेबिलिटी क्या रहता है, कौन कौन से अलाउंसेस हमारे टैक्सेबल रहते हैं, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कौन कौन से हमारे पार्शियल अलाउंसेस होते हैं जो पार्शियल टैक्सेबल होते हैं, कौन से फुली एग्जेम्प्ट होते हैं और कौन से फुली टैक्सेबल होते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। एचआरए को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एचआरए कितना टैक्सेबल होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जहां से क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम एक बार यहाँ पे गो थ्रू करेंगे। चलिए, सबसे पहले सैलरी को जो डिफाइन किया गया है, सैलरी को अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में सैलरी को डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 1961। इट विल इंक्लूड, अब सैलरी में होता क्या क्या है, बेसिकली जो सैलरी है उसमें मॉनेटरी पेमेंट्स होते हैं, जो भी हमको बेसिक सैलरी मिलती है, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी फैसिलिटीज भी होती हैं, जैसे कि अगर आपको कोई हाउसिंग अकोमोडेशन दिया गया है, रहने की सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं, कोई मेडिकल फैसिलिटी है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं, ये सारा पार्ट होता है किसका, सैलरी का। तो सैलरी का मतलब ये नहीं है जो आपको कैश मिल रहा है वही सैलरी है, जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो भी आपके सैलरी का पार्ट बनता है। तो अगर हम मोटा मोटा बात करें तो सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो सैलरी में बेसिक सैलरी होता है, पेंशन होती हैं, बोनस, कमीशन, फैसिलिटीज, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अलाउंसेस, एरियर्स ऑफ सैलरीज और अदर अलाउंसेस जो भी है, ये सारा पार्ट होता है सैलरी। अब कब हम कंसीडर करेंगे कि हमें सैलरी मिल रही है, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है ना, मान लो मैं कहीं गया, एक दिन मैंने काम किया, उन्होंने मुझे, चलो उन्होंने कहा कि लो 500 रुपीज, तो क्या मैं उसको क्या कहूंगा, वो सैलरी क्या दूंगा, नहीं। सैलरी के लिए कुछ कंडीशंस होती है कि कब आप उसको सैलरी ट्रीट करोगे। पहली कंडीशन तो ये है, देयर मस्ट बी एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। सैलरी के लिए ये जरूरी है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। जब भी आप कभी जॉब ज्वाइन करते हो तो आपका एक एग्रीमेंट होता है, तो वो जो एग्रीमेंट है वो ये दिखाता है कि जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट हो रहा है वो हमारा एम्प्लॉयर है और हम एम्प्लॉय है। तो देयर मस्ट बी एन एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ओके, एक पेयर होना चाहिए जो देगा पैसे, और एक पेयर होना चाहिए जो बेसिकली जो एम्प्लॉय है वो पे कहलाता है और जो एम्प्लॉयर है वो पेयर कहलाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो एक चीज जानने वाली है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो एमपी होते हैं, वो कभी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं, इसलिए उनको जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे एग्जेम्प्ट होते हैं, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। थर्ड पॉइंट है, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड ड्यू टू रिसीव्ड बाय पार्टनर ऑफ ए फर्म शैल नॉट बी रिगार्डेड एज सैलरी। तो अगर किसी फर्म के पार्टनर को सैलरी मिलता है, बोनस मिलता है या कोई भी पैसा मिलता है, वो सैलरी का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। अब टैक्सेबिलिटी की अगर हम बात करें, कौन कौन से अलाउंसेस हैं जो फुली टैक्सेबल रहते हैं। अब जनरली आपसे क्वेश्चन आएगा, कुछ अलाउंसेस के नाम लिखे होंगे ऐसे, ठीक है, और आपको सिलेक्ट करना होगा कौन सा इसमें से फुली टैक्सेबल है और कौन सा इसमें से पार्शियली टैक्सेबल अलाउंसेस है, ये आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर टैक्सेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास तीन तरह के होते हैं, एक फुली टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं, एक पार्शियली होते हैं और तीसरा है फुली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। फुली टैक्सेबल की बात करें तो कौन कौन से अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो फुली टैक्सेबल होते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया एंटरटेनमेंट अलाउंस। अच्छा, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो है फुली टैक्सेबल होते हैं अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कुछ छूट रहती है, वो हम आगे देखेंगे।
अच्छा डीए हो गया, डीए भी हमारा फुली टैक्सेबल होता है। ओवर टाइम अलाउंसेस हो गया, ये भी टैक्सेबल। मेडिकल हो गया, सिटी कंपेंसेटरी हो गया, लंच डिनर टिफिन फैमिली वार्डन सर्वेंट अलाउंस प्रोजेक्ट अलाउंस, ये सारे के सारे जो होते हैं हमारे पास कौन से होते हैं, फुली टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पार्शियली टैक्सेबल की, अगर बात करें तो हाउस रेंट एचआरए हो गया हमारे पास, और स्पेशल अलाउंसेस हो गए, ये सारे के सारे कैसे रहते हैं, ये पार्शियली टैक्सेबल रहते हैं। अगर इसके बाद हम बात करें फुली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस की कौन से होते हैं, जो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होते हैं, तो जितने भी अलाउंसेस हाई कोर्ट के जज को मिलते हैं वो सारे के सारे फुली एग्जेम्प्ट होते हैं। जितने भी अलाउंसेस यूएनओ पेड करती है एम्प्लॉयज को, वो भी सारे कैसे रहते हैं, फुल एग्जेम्प्ट रहते हैं। कंपेंसेटरी अलाउंसेस रिसीव्ड बाय जज, सप्लीमेंट्री अलाउंसेस जो होते हैं गिवन टू हाई कोर्ट जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, अलाउंसेस गिवन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आउटसाइड इंडिया, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज जो आउटसाइड इंडिया काम कर रहे हैं उनको कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं, तो वो भी कैसे रहते हैं हमारे पास, एग्जेम्प्ट रहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एचआरए की टैक्सेबिलिटी की। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बहुत बार क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो अगर हम बात करें एचआरए की, एन अलाउंस ग्रांटेड बाय द एसएससी बाय एम्प्लॉयर, क्यों दिया जाता है, जब उसको एक्सपेंस मीट करने होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट, कि उसको अगर मान लो कंडीशन थी कि एक एम्प्लॉय को क्वार्टर दिया जाएगा, रहने के लिए क्वार्टर दिया जाएगा, बट क्वार्टर अवेलेबल नहीं थे, तो उसके बदले में उसको क्या दिया गया, पैसे दिए गए, उस पैसे को क्या नाम दिया गया, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस दिया गया। अब ये जो हाउस रेंट अलाउंस कैश में आप दे रहे हो, तो ये क्या पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा या कितना टैक्सेबल होगा, तो ये जो होता है ये हमारा पार्शियली टैक्सेबल होता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि कितना एचआरए आपका एग्जेम्प्ट होगा या कितना एचआरए आपका टैक्सेबल होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ता है। एक होता है मेट्रो सिटीज और एक होता है नॉन मेट्रो सिटीज। जो मेट्रो सिटीज होती है हमारे पास, मेट्रो सिटीज वो होती है जहाँ की जो आबादी होती है ज्यादा होती है, वो जो डेवलप्ड सिटीज होती हैं वो बेसिकली वो मेट्रो सिटीज, जैसे कि दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, ये हमारी मेट्रो सिटीज है। यहाँ का क्राइटेरिया अलग होता है, अदर सिटीज का अलग होता है। आपको तीन चीजों को निकालना है, तीन चीजों को कैलकुलेट करना है, उन तीनों में से जो सा मिनिमम होगा, उन तीनों में जो मिनिमम होगा वो उतना ही पार्ट हमारा क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड, जो जितना एचआरए मिल रहा है, जैसे मान लो मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ और जॉब में मुझे जो है बेसिक का 10% एचआरए मिलता है। इसका मतलब अगर मान लो मेरी बेसिक सैलरी 50,000 है, तो 10% 5,000 एचआरए मुझे पर मंथ मिल रहा है, तो टोटल एचआरए साल का कितना मिल रहा है, 60,000 पे एचआरए मुझे मिल रहा है। तो ये हो गया एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड। इसके बाद हमें क्या देखना, हमें देखना है एचआरए कितना हमें एक्चुअली में रिसीव्ड हुआ। अब सेकंड कंडीशन के अंदर हमें क्या देखना है, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। अच्छा जो यहाँ पे सैलरी की बात कर रहा हूं मैं कि कौन सी सैलरी यहाँ पे हमको कंसीडर करनी है, तो सैलरी यहाँ पे होगी हमारे पास बेसिक सैलरी प्लस डीए और साथ में क्या आएगा, कमीशन। ये तीन चीजें ही हमारा सैलरी का पार्ट बनेगी। तो सेकंड कंडीशन पे हमें, सेकंड पार्ट में हमें क्या देखना है, जितना हम रेंट पे कर रहे हैं उसमें से हमें 10% ऑफ सैलरी क्या करना है, माइनस करना है। ऐसा ही यहाँ पर करना है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और थर्ड जो कंडीशन, थर्ड जो पार्ट में हमें लेके चलना है वो क्या है, 50% ऑफ द सैलरी, क्योंकि हम मेट्रो सिटी की बात कर रहे हैं, तो थर्ड पे हमें क्या लेना है, 50% ऑफ द सैलरी, और अदर सिटीज के अंदर कितना रहेगा, 40% ऑफ द सैलरी। अब ये तीनों चीजें हमें निकालने के बाद जो इसमें सबसे कम होगा, जो सबसे कम होगा उतना ही पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उतना ही एचआरए हमारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। होप सो क्लियर होगा। चलिए अच्छा अब कुछ बात करते हैं स्पेशल अलाउंसेस की, जिसको डिफाइन किया गया है अंडर द सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 में। स्पेशल अलाउंसेस कितने तक हमारे एग्जेम्प्ट होते हैं वो देखना हमें। सबसे पहला चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस जो होते हैं वो 100 पर मंथ के हिसाब से मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के ही क्या हो सकते हैं, एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। उसके बाद हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस की अगर हम बात करें तो 300 पर मंथ के हिसाब से और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए ये क्या हो सकते हैं, एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये 3200 रुपए पर मंथ के हिसाब से एग्जेम्पशन रहेगी इसकी। अंडरग्राउंड अलाउंसेस की बात करें तो 800 पर मंथ। ट्राइबल एरिया अलाउंस की अगर हम बात करें तो 200 पर मंथ के हिसाब से हमें क्या मिलेगा, एग्जामेशन मिलेगा। और अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट अलाउंस वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इसका 70% ऑफ सच, जितना अलाउंस मिल रहा है उसका 70% एग्जाम्प्ट होगा, या फिर 10,000 पर मंथ के हिसाब से आपको एग्जामेशन देखने को मिलेगी। ये चीजें थोड़ा सा ना याद करने वाली है, मतलब कि आपको ध्यान रखना होगा, ये जनरली पूछी जा सकती हैं। अच्छा अब हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट, क्योंकि सैलरी में एक एंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी होता है जो इसका मेन पार्ट रहता है सैलरी का। अब ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव होता है तो ये किस हद तक टैक्सेबल होता है और ये कितना होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए देखिए, जनरली क्या है, किसी भी प्राइवेट एम्प्लॉय को अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है तो वो पूरा का पूरा क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा, कोई एग्जम्पशन किसी तरह की देखने को नहीं मिल रही। लेकिन अगर कोई सरकारी बाबू है
है ना, सरकारी बाबू है और उसको क्या मिल रहा है, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, तो उसके लिए वहां पे छूट रहेगी। तो देखिएगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस इज रिसीव्ड is fully taxable and it's first included in the salary income under the head salaries, and thereafter deduction is in respect of entertainment losses is available from the gross salary only to the government employees. So main point यहाँ पे कौन सा है कि ये जो हमें देखने को मिलेंगी किसको है, मेनली टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही देखने को मिल रही है। द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज, कितना अमाउंट की डिडक्शन है, 5,000 पे, सेकंड पे है या फिर 20% ऑफ बेसिक सैलरी, या फिर अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव, जितना अलाउंस आपको रिसीव्ड हो रहा है वो, या फिर 5,000 रुपीज, या फिर 20% ऑफ बेसिक सैलरी। इन तीनों में से जो कम होगा उतने की ही आपको क्या मिलेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी, और वो भी किसको मिलेगी, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलेगी। बात क्लियर, ठीक है, चलिएगा। अब हम बात करते हैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जनरली जो है हाउस प्रॉपर्टी में से हमें जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही देखने को मिलता है, ज्यादातर जितनी बार भी अभी तक देखने को मिला है प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिला है। जैसे कि लास्ट टाइम पे जो हमें क्वेश्चन देखने को मिले था उसमें आपको क्या देखना था, उसमें आपको ग्रोस एनुअल वैल्यू को निकालना था। अब वो कैसे निकालते हैं वो इसी में टॉपिक में हम देखेंगे। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या कंसिस्ट होता है, किन किन चीजों को इंक्लूड करके चलते हैं हम हाउस प्रॉपर्टी में। सबसे पहला होता है बिल्डिंग ओल्ड लैंड एक्सेप्ट अंडर एक्सेप्शंस अंडर हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली बात तो बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टर लेट आउट टू एम्प्लॉयज, इनकी एक्सेप्शंस रहती है, ठीक है, ये हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनते हैं, ये चीज ध्यान रखना। जनरली हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारी बिल्डिंग है तो ये हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट होगा, नहीं। अगर किसी एम्प्लॉयज को हमने अपनी बिल्डिंग दे रखी है रहने के लिए तो वो हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा है कंपोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विद अदर एसेट्स, अगर दूसरे एसेट्स के साथ उसको इंक्लूड करके चल रहे हो, जैसे कि मान लो मैंने किसी को रहने के लिए दिया और उसमें हाउस भी है, फर्नीचर भी है, सब कुछ है, तो वो कंपोजिट हम कहलाएंगे कि कंपोजिट रेंट उसका आता है, तो ये भी हमारा हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं होगा। तीसरा है पीजी अकोमोडेशन, जो आप देखते हैं पीजी, जब भी आप जैसे मान लो कोचिंग लेने गए तो आसपास देखोगे आप बहुत सारे पीजी आपको मिलेंगे, तो वो जो बिजनेस का पार्ट होता है ना कि वो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। अब सेकंड कंडीशन कौन सा है, द असेसी मस्ट बी द ओनर। अब अगर आप चाहते हैं कि वो आपके हाउस प्रॉपर्टी में इनकम इंक्लूड हो तो आप ही उसके क्या होने चाहिए, ओनर होने चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे और रेंट आप ले रहे हो और आप कहोगे ये तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ऐसा नहीं होगा। अब सेकंड कंडीशन में क्या क्या कहता है कि इट इज द ओनली ओनर हु आर लाइबल टू पे टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। फ्लोइंग आर द ओनर्स, कौन कौन ओनर्स बन सकता है, पहली बात तो जिसके नाम पे प्रॉपर्टी क्या है, रजिस्टर्ड है, वही क्या बन सकता है, ओनर बन सकता है। जैसे कि मान लो मेरे नाम पे कोई घर है तो वो मैं ही उसका ओनर हूँ, अगर मेरे को रेंट मिल रहा है तभी वो क्या होगा, हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा। इन केस ऑफ मॉर्टगेज इट इज अ मॉर्गेटर नॉट द मॉर्ट, अगर मान लो हमने किसी को जमीन गिरवी रख रखी है तो जिसको गिरवी रख रखी है भाई वही उसका क्या कहलाएगा, मालिक कहलाएगा, ये नहीं है जिसे जमीन गिरवी रखी है वो नहीं कहलाएगा, ठीक है, ओके। तीसरा है इट इज नॉट यूज्ड फॉर एसएससी बिजनेस और प्रोफेशन, तीसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि वो बिजनेस प्रोफेशन के लिए वो जो जमीन है वो यूज नहीं होनी चाहिए, अगर उसके लिए यूज होगी तो उसकी जो इनकम रहेगी वो पीजीपीपी का पार्ट बनेगी, ना कि हाउस प्रॉपर्टी का। अच्छा, अब बात आती है कि आप कैसे कंप्यूट करोगे एनुअल वैल्यू को, जहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पार्ट हमारा, ठीक है, यहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, एनुअल वैल्यू को निकालना होता है। एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। एनुअल वैल्यू निकालने के बाद उसमें से आपको क्या करना होता है, म्युनिसिपल टैक्सेस आपको माइनस करने होते हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस कौन से होते हैं, जो हर किसी को पे करने होते हैं, वो बेसिकली हम जिस एरिया में हमारा घर होता है तो उस एरिया में हमें अपने टैक्स को भी जमा करना होता है, जो हर किसी को ही जमा करना होता है, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस को माइनस करने के बाद आपके पास निकल कर आएगा एनुअल वैल्यू। अब एनुअल वैल्यू में से आपको कुछ डिडक्शंस मिलेंगी। डिडक्शंस कौन से सेक्शन के अंदर मिलेंगी, ये मिलेंगे 24 सेक्शन के अंदर डिडक्शन आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी डिडक्शन होती है, एक तो होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सभी को मिलती है, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन सी होती है, देखो मेरा हाउस है, अब हाउस के अंदर टाइम टू टाइम मैं कुछ एक्सपेंसेस करता हूँ, जैसे मान लो मैंने पेंट करवाया या कोई चीज रिपेयर करवाई, तो उस चीज के नाम की ना मुझे एक ही बार की डिडक्शन हो जाता है। सरकार कहती है कि ठीक है आप इतना कुछ खर्चा कर रहे हो तो आपको 1% की डिडक्शन, मैं एक डिडक्शन आपको दे देता हूँ। तो वो कौन सी डिडक्शन होती है, वो होती है 30% की डिडक्शन होती है। जितने भी आपकी इनकम आई उसमें से 30% को माइनस कर दो, सपोज करो वो एक्सपेंस ही एक तरह से आपका, तो वो एक्सपेंस की ही आपको क्या मिलती है, डिडक्शन देखने को मिलती है। अच्छा, डिडक्शन में हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, उसके बाद कौन सी होती है, इंटरेस्ट और बोरोइंग कैपिटल। मान लो घर बनाने में मैंने लोन लिया था, अब लोन के ऊपर मैं क्या दे रहा हूँ, इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ,
तो उस इंटरेस्ट की भी मुझे क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। लेकिन पूरे इंटरेस्ट की नहीं मिलेगी, वो एक लिमिट तक रहता है, उस लिमिट तक ही आपको क्या मिलती है, डिडक्शन देखने को मिलती है। तो जितना भी इंटरेस्ट रहेगा उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी, उसके बाद जो निकल कर आएगा वो आएगा एक्चुअली में आपकी इनकम क्या होगी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कहलाएगी। उसी के ऊपर आपको क्या देना है, टैक्स पे करना है। अब देखिएगा आप जीएवी कैसे निकालेंगे, ग्रोस एनुअल वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले आपका आता है फेयर रेंट। हाँ जी, सबसे पहले आता है आपका फेयर रेंट। जो फेयर रेंट आप बेसिकली क्या होता है, जो आप फेयर रेंट जो उस सोसाइटी में चल रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी घर है ना, सबका रेंट 10,000 पे ही चल रहा है, तो 10,000 10,000 इज द फेयर रेंट। जो नॉर्मली लोग अलॉट कर रहे हैं 2 BHK का रेंट कितना है, 10,000, तो दिस इज द फेयर रेंट। उसके बाद है म्युनिसिपल वैल्यूएशन। अब म्युनिसिपल कमेटी जो है उसकी अलग वैल्यू निकालती है। आपको पता है कि हमारी जो म्युनिसिपल वैल्यू है वो जब हम रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसकी म्युनिसिपल वैल्यू अलग रहती है, दूसरा उसको देखना है। तो जनरली फेयर रेंट से कम ही रहती है म्युनिसिपल वैल्यू, जहां तक हमें देखने को मिला है। अच्छा, इन दोनों को कंपेयर करना है, किस किस को, फेयर रेंट को और किसको करोगे साथ में, म्युनिसिपल वैल्यू को। आपको देखना है इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, जो सा भी हाइयर होगा फिर उसका कंपैरिजन होगा किसके साथ, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट के साथ उसका क्या होगा, कंपैरिजन। स्टैंडर्ड रेंट जनरली आपको गिवन होगा। अब आपको देखना है स्टैंडर्ड रेंट और जो ऊपर में से हायर था उन दोनों में से कम कौन सा है। याद रखना इस बारे में हमें क्या देखना है, इन दोनों में से कम कौन सा है। जो सा भी कम होगा वो हमारा बन जाएगा क्या, एक्सपेक्टेड रेंट। वो क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। अब आपको देखना है एक्सपेक्टेड रेंट में से और एक्चुअल रेंट, जितना रेंट आपको रिसीव हो रहा है, एक्चुअली में जितना रेंट आपको रिसीव हो रहा है और जो एक्सपेक्टेड रेंट है, उनमें से बड़ा कौन सा है। जो सा भी बड़ा होगा वही हमारी क्या बन जाएगी, ग्रोस एनुअल वैल्यू बन जाएगी। इस तरह हम अपनी ग्रोस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, जब हम ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालते हैं ना, तो उसमें से क्या होता है, हम अनरियलाइज्ड रेंट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब ये अनरियलाइज्ड रेंट कौन सा होता है, बेसिकली हमारे पास, सॉरी, हम एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करते हैं। अच्छा, ये अनरियलाइज्ड रेंट कौन सा होता है, ये वो रेंट होता है जनरली जो हमें रिसीव नहीं होता, जो हमें रिसीव नहीं होता ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो the rent which is not realized during the year may be due to the vacancy of house or steps have been taken to compel him to vacate the property। कि मान लो जो किराएदार था वो छोड़कर चला गया बीच में ही, तो उस टाइम वैकेंसी होगी, तो उस टाइम पे जो रेंट हमको रिसीव नहीं हुआ वो अनरियलाइज्ड रेंट कहलाएगा। द अनरियलाइज्ड रेंट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस एनुअल वैल्यू टू कैलकुलेट एनुअल वैल्यू। तो अनरियलाइज्ड रेंट को हम कहां से माइनस करेंगे, जीएवी में से माइनस करेंगे एनुअल वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। चलिएगा, अब हम बात डिस्कस करते हैं इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड्स, पीजीबीपी। ठीक है, अब इसके अंदर जो अभी तक क्वेश्चन हमें देखने को मिला है वो डेप्रिसिएशन में से मिला है। बेसिकली जो डेप्रिसिएशन के रेट्स होते हैं, और कौन से रेट्स होते हैं हमारे पास, ब्लॉक्स रेट। जैसे कि जो फर्नीचर है, जितना भी फर्नीचर है वो एक ब्लॉक बना दिया जाता है और उसके अंदर जितना भी फर्नीचर इंक्लूड कर लिया जाता है, उसके ऊपर एक तरह का ही रेट लगता है। तो एक बार क्वेश्चन आया था, उसमें मैच ऑफ द फ्लोइंग में डालना था कि फर्नीचर के ऊपर कितना रेट रहता है, हमारा बिल्डिंग के ऊपर कितना रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं अंडर पीजीबीपी। अच्छा, बिजनेस की बात करें तो बिजनेस क्या होता है, तो बिजनेस इंक्लूड ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, एडवेंचर कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड और मैन्युफैक्चर। बेसिकली जितना भी हम काम कर रहे हैं रिगार्डिंग द, हम प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी काम कर रहे हैं वो हमारा बिजनेस ही कहलाता है। ठीक है, इसमें हम बेसिकली ट्रेड की बात करते हैं, कॉमर्स की बात करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करते हैं। अगर प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन जहाँ पे हमारी स्किल्स का यूज हो रहा है, हमारी नॉलेज का यूज हो रहा है, वो हमारा प्रोफेशन कहलाता है। जैसे कि पेंटर का हो गया, टीचर का हो गया, ऑडिटर का हो गया, डॉक्टर का हो गया, ये सारे प्रोफेशन है। यहाँ से जो इनकम जनरेट होती है वो कौन सी होती है, प्रोफेशनल इनकम होती है। अच्छा, डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, जहां से मेनली क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। डेप्रिसिएशन को अंडर सेक्शन 32 में डिफाइन किया गया है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब डेप्रिसिएशन जो होता है वो मैंडेटरी होता है, और डेप्रिसिएशन की हमें क्या मिलती है, डिडक्शन भी हमें देखने को मिलती है। क्लियर, डेप्रिसिएशन की हमें डिडक्शन भी देखने को मिलती है। तो डेप्रिसिएशन अलाउड एज एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंडिचर होता है जिसकी हमें क्या मिलता है, डिडक्शन देखने को मिलता है। अब कंडीशंस क्या होती हैं, क्या आपको ऐसी डिडक्शन मिल जाएगी, नहीं, इसके लिए कुछ कंडीशंस फॉलो अप करनी पड़ती है। पहली बात तो असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द सेट्स। अगर किसी एसेट्स को मैं यूज कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि उसकी मैं डिडक्शन क्लेम करूं उसकी डेप्रिसिएशन की, तो उसका ओनर मैं ही होना चाहिए। वो जो ड्राई डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे नाम पे ही होने चाहिए, तभी मैं डिडक्शंस को क्या कर सकता हूं, क्लेम कर सकता हूं। यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन।
मैं उसको अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है एक कार लिया और मैं अपने घर के लिए यूज कर रहा हूँ, बाद में उसको क्लेम डेप्रिसिएशन अपने बिजनेस में क्लेम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, उसको मुझे अपने बिजनेस में ही यूज करना है, तभी मैं क्या कर सकता हूँ, डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूँ। क्लियर? ओके। असेट्स मस्ट बी यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो असेट्स है उसको मैं बेसिकली प्रीवियस ईयर में जिस जिस टाइम की मैं डिडक्शंस क्लेम करना चाहता हूँ, उस टाइम पे मैंने उसको यूज करा हुआ होना चाहिए, तभी मैं उसके डिडक्शंस को क्लेम कर सकता हूँ। अच्छा, डेप्रिसिएशन के आपको पता है कि हमारे पास दो मेथड होते हैं, ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड जनरली हमारा इनकम टैक्स इसको वैलिड नहीं बताता, इसको मानता ही नहीं है, लेकिन याद रखना कुछ कंपनीज को स्पेसिफिक परमिशन मिली हुई है कि आप इस मेथड को यूज करके डेप्रिसिएशन के को क्लेम कर सकते हैं। अब वो कौन कौन सी कंपनीज हैं? जितनी भी हमारी पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं, पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कैन यूज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इन कैलकुलेटेड बाय। बेसिकली वो इसको यूज कर सकते हैं, जितनी पावर जनरेटेड कंपनीज है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वो स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज कर सकती है। इसके अलावा कोई कंपनी अगर यूज करती है तो वो क्लेम नहीं कर सकती डेप्रिसिएशन को। बाकी जितने भी कंपनीज है उनके लिए कंपलसरी है, क्या है? कंपलसरी है कि वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को ही कंसीडर करके चलेंगे। अब डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करा जाता है कैसे? ब्लॉक वाइज। ब्लॉक वाइज में क्या है, देखो आपके पास काफी सारी एसेट्स होती हैं, अब उस एसेट्स का अलग अलग डेप्रिसिएशन आप थोड़ा ना चार्ज करोगे। अब मान लो मेरे पास जो है बिजनेस में मशीनरी भी है, मेरे पास बिजनेस के अंदर छोटे मोटे एसेट्स और भी हैं, तो हम क्या करते हैं, ब्लॉक बना लेते हैं कि जितना भी फर्नीचर है, चेयर है, टेबल है, उसको एक चीज में डाल दो, जितने भी मशीनरी है उसको एक चीज में डाल दो, इनके ऊपर हम एक तरह से ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ओके, चलिएगा। सेक्शन 48 बी रेम्युनरेशन टू, सॉरी 40 बी रेम्युनरेशन टू पार्टनर। अब ये इंपॉर्टेंट सेक्शन क्यों बन जाता है? जब हम पार्टनर्स को रेम्युनरेशन देते हैं ना, तो उसकी भी हमें डिडक्शन मिलती है, क्योंकि वो भी बिजनेस के लिए खर्चा है। खर्चा है तो बिजनेस को उसकी क्या मिलती है, डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, हम प्रॉफिट में से लेस कर लेते हैं उसको। लेकिन आप अगर मान लो आप ऐसे ज्यादा पैसा दिखाने लग गए कि मान लो मैं ऐसा करता हूँ, पार्टनर ही तो है, पार्टनर तो बिजनेस का पार्ट है, ऐसा है इसको करोड़ों करोड़ों सैलरी देके सारी की सारी डिडक्शन क्लेम कर लेता हूँ, तो ऐसा अलाउड नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप एक लिमिट तक ही किसी को सैलरी ऑफर कर सकते हैं, अगर उससे ज्यादा करेंगे तो उसके लिए आपको डिडक्शन नहीं आप क्लेम कर सकते। ओके, पहली बात तो ये, आप जो रेमुनरेशन देंगे वर्किंग पार्टनर को ही देंगे, उसकी दी हुई रेमुनरेशन ही क्या होगी, डिडक्शन उसकी क्लेम कर सकते हो आप। और वो जो पार्टनरशिप डीड के ऑथराइज्ड होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, 40 बी के अंदर रेमुनरेशन तो आप दे रहे हो, लेकिन रेमुनरेशन सिर्फ आप वर्किंग पार्टनर को ही दोगे, और वो भी पार्टनरशिप डीड के ऑथराइज्ड ही आप दोगे। डिडक्शन अलाउड नहीं होगी इफ पेड ऑन प्रेजम्पटिव बेसिस। अब प्रेजम्पटिव बेसिस क्या होता है, ये स्कीम है जिसके अंदर क्या होता है, आप अपने रिकॉर्ड्स वगैरह आपको बनाने की जरूरत नहीं होती, आप एक 2-3 करोड़ से नीचे अगर आपका टर्नओवर है तो आप उसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। तो अगर आप इसके थ्रू दे रहे हैं तो आपको अलाउड नहीं होगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी। और आप जो रेमुनरेशन दे रहे हैं वो कैसे देंगे आप, अगर फर्स्ट 3 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है, उसमें आप 1.5 लाख रुपए या 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट, जो सा ज्यादा होगा वही आप रेमुनरेशन डिक्लेयर करेंगे। ऑन द बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट ही आप क्या कर सकते हैं, रेमुनरेशन दे सकते हैं। ठीक है, उसी की आपको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। अच्छा, ब्लॉक ऑफ असेट्स का मैं आपको बता रहा था, ब्लॉक ऑफ असेट्स में क्या करते हैं, हम ग्रुप्स बना लेते हैं, ग्रुप्स में ही असेट्स को क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। अब कुछ टेंजिबल असेट्स होते हैं, कुछ हमारे इंटेंजिबल असेट्स होते हैं। टेंजिबल असेट्स के अंदर हमारे बिल्डिंग्स हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, फर्नीचर फिटिंग्स हो गए, ये सारे के सारे जिस चीज को हम टच कर सकते हैं वो हमारे टेंजिबल असेट्स है। जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे पेटेंट्स हो गया, लाइसेंस हो गया, नो हाउ, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सारे के सारे हमारे क्या है, इनटेंजिबल असेट्स हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट हमारे हैं, लेटेस्ट जितने भी आपके रेट्स हैं वो नोट डाउन कर लेना। बिल्डिंग के अंदर क्या आता है, जितनी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं उसके ऊपर 5% का क्या रखता है, डेप्रिसिएशन रेट लगता है। बिल्डिंग हाउसेज हो गया, होटल्स हो गया, उनके ऊपर कितना लगता है, 10% का। बिल्डिंग प्योरली टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन होती हैं जो भी, उसके ऊपर 40% का लगता है। फर्नीचर के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की बात करें तो 10% का। प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार हो गया, ठीक है, उसके ऊपर 15% का। प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार एक्सक्लूडिंग बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर परचेज आफ्टर 23 अगस्त 2019, तो इसके ऊपर लगता है कितने का, 30% का। प्लांट एंड मशीनरी, टैक्सेस, मोटर्स यूज इन बिजनेस रनिंग ऑन देम हायर, 30% का। ये रेट्स है फ्रेंड्स, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे ही ये देखिएगा, प्लांट एंड मशीनरी होगा, ये मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा,
उसमें आप चेक कर लेना। कंप्यूटर हो गया 40% का है, बुक्स ओन्ड बाय एसएससी 100%, बुक्स ओन्ड बाय एसएससी कैरिंग ऑन प्रोफेशन नॉट बीइंग एनुअल पब्लिकेशन 60%। तो ये सारा का सारा जो है हमारे रेट्स हैं, ये लेटेस्ट रेट्स हैं, इसको याद रख लेना। ओके तो बिजनेस के अंदर अगर आपकी ग्रोथ रिसिप्ट, देखो टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी है अंडर द सेक्शन 44 ए बी, लेकिन कब जरूरी है? अगर आपकी ग्रोथ रिसिप्ट जो होती है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, तब उस टाइम पे आपको टैक्स की ऑडिट करवानी जरूरी है। ठीक है, और प्रोफेशन के अंदर जो अगर आपकी रिसिप्ट्स हैं वो 50 लाख से ज्यादा हो जाती हैं, तभी भी आपको ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये रिक्वायरमेंट नहीं एप्लीकेबल होंगी अगर आपने प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम को एप्लीकेबल किया है। अच्छा, ये प्रिजम्पटिव स्कीम क्या होती है? ये काफी ट्रेंड में चल रही है अभी। प्रिजम्पटिव स्कीम्स क्या होती है? देखो, गवर्नमेंट ने ना एक छूट दे रखी है कि जो छोटे मोटे ट्रेडर्स होते हैं जिनका टर्नओवर 2-3 करोड़ से ज्यादा नहीं होता, तो वो प्रिजम्पटिव स्कीम्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें आपको ना रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, एक प्रिजम्पटिव इनकम होती है जिसके बेस पे आपको क्या करना होता है, टैक्स पे करना होता है। अब ये क्या है, पहले जो होता था, ये जो क्राइटेरिया होता था कि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं, वो 2 करोड़ था। लेकिन रिसेंटली में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 3 करोड़। मतलब अगर आपका टर्नओवर 3 करोड़ तक है तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, ये चीज याद रखना। और प्रोफेशन के लिए पहले ये था 50 लाख रुपए, अब बढ़ाकर कितना कर दिया है, 75 लाख रुपए कर दिया है। मतलब अगर एक प्रोफेशन, मान लो डॉक्टर है जिसकी जो टोटल रिसीट्स रहती है 1 साल के अंदर वो 75 लाख से ज्यादा नहीं रहती, तो प्रिजम्पटिव स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब इसकी कंडीशन क्या है इंक्रीज लिमिट की, इसमें जो 95% की जो रिसिप्ट होनी चाहिए वो डिजिटल मोड्स के थ्रू होनी चाहिए। मतलब अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर जा रहे हैं तो आपकी 95% तक की रिसिप्ट जो होती है वो डिजिटल मोड में होनी चाहिए, मतलब यूपीआई के थ्रू या चेक के थ्रू डिजिटल मोड में अपने पैसा ले होना चाहिए। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं वो याद रख लेना। पहला तो की पॉइंट है सेक्शन 44 एडी। अभी ये की पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है कि फॉर बिजनेस विद टर्नओवर अप टू ₹3 करोड़, जिस बिजनेस का टर्नओवर 3 करोड़ तक है वो 95% की कंडीशन को क्या करेगा, पूरा करेगा। और इनकम इज प्रिज्यूम्ड एट 8% ऑफ द ग्रोथ रिसिप्ट। आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी, जितनी रिसिप्ट आएंगे उसका 8% आपकी क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। नॉन डिजिटल ट्रांजेक्शन की, और डिजिटल ट्रांजेक्शन होंगी तो उसके 6% आपकी इनकम मानी जाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लो 1 करोड़ का आपको क्या होता है, 1 करोड़ का आपको रिसिप्ट मिलते हैं, रेवेन्यू आपका जनरेट होता है। 1 करोड़ के अंदर 60 लाख रुपए आपको डिजिटल मिलते हैं और 40 लाख आपको नॉन डिजिटल मिलते हैं। तो 60 लाख का कितना, जो डिजिटल मिले उसका 6% और जो नॉन डिजिटल मिले उसका कितना, 8%। ये दोनों ही आपकी क्या माने जाएंगे, इनकम माने जाएंगे, और इसी के ऊपर आपको क्या करना होगा, टैक्स पे करना होगा। प्रोफेशन के अंदर भी यही कंडीशन है, सब्जेक्ट टू कंडीशन 95% डिजिटल रिसिप्ट, 50% विल बी कंसीडर एज इनकम। तो 50% जो ग्रोस रिसिप्ट है वही हमारी क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। मतलब कि आपको 1 करोड़ का अगर आपको मान लो रेवेन्यू जनरेट होता है तो उसका 50% ही आपकी क्या मानी जाएंगी, इनकम कंसीडर किया जाएगा। इसका फायदा ये होता है कि इस कंडीशन का कि इसमें आपको डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। याद रखना, डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को अडॉप्ट करता है वो ITR 4 को फाइल कर सकता है। ठीक है, तो होप्स आपको क्लियर हो गया। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट हेड, दैट इज इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन भी बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आए हुए कैपिटल गेन हेड में से। तो इसमें भी हमें क्या होता है, कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है कई बार, ज्यादा बार तो नहीं है बट कई बार इसमें से देखने को मिलते हैं। और इसके सेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है कैपिटल गेन के, लॉन्ग टर्म का रहेगा और हमारा शॉर्ट टर्म का जो सेक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है अंडर द हेड कैपिटल गेन। चलिए देखते हैं। बेसिकली कैपिटल गेन का जो चार्जिंग सेक्शन है वो हमारा कौन सा है, देखो सेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं इनकम टैक्स के अंदर, तो इसको अच्छे से कर लेना। तो इसका जो चार्जिंग सेक्शन है वो हमारा 45 सबसेक्शन 1 है। इसके अंदर क्या बताया गया है, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। कि कोई भी आप कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करते हो उससे जो आपको प्रॉफिट राइज होता है वो हमारा चार्ज होता है कैपिटल गेन के अंदर। ठीक है, अब कंडीशंस क्या होती हैं कैपिटल गेन की, तो बेसिकली हमारे पास कुछ कंडीशन है। अब जैसे कि क्या है, देयर शुड बी एक कैपिटल एसेट्स। पहली बात तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, कैपिटल एसेट्स होनी चाहिए। कैपिटल एसेट्स कौन सी होती है, जो सिंगल टाइम होती है बेसिकली, जिसमें हैवी अमाउंट इन्वॉल्व होता है हमारे पास। ठीक है, तो वो हमारी कैपिटल एसेट्स होती है। कैपिटल एसेट्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड बाय द एसएससी, और कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर किया जाना चाहिए एसएससी के थ्रू। द प्रॉफिट एंड गेन शुड अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर, और ट्रांसफर करने से क्या होना चाहिए, प्रॉफिट या गेन होना चाहिए ट्रांसफर करने से। तीसरा है सच प्रॉफिट गेन शुड नॉट बी एग्जेम्प्टेड, ऐसे प्रॉफिट गेन्स एग्जेम्प्टेड नहीं होने चाहिए। कौन से सेक्शन के अंदर, 44, 44 बी
44D, 44F, 44G के अंदर ये एग्जाम नहीं होने चाहिए, तभी वो कैपिटल गेन माना जाएगा। अच्छा, एक्सेप्शंस हैं, कुछ चीजें हम कैपिटल एसेट्स में कंसीडर नहीं करेंगे। मैंने आपको कहा कैपिटल एसेट्स कौन से होते हैं, जिसमें सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम कैपिटल एसेट्स नहीं मानकर चलेंगे, वो कौन से होते हैं, जैसे कि स्टॉक इन ट्रेड। आप किसी चीज का काम करते हैं और आपने उसका स्टॉक मंगवा रखा है, तो वो स्टॉक आपका कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा। कोई भी कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं वो भी आपके कैपिटल एसेट्स नहीं माने जाएंगे, और कोई भी रॉ मटेरियल है वो भी कैपिटल एसेट्स में कंसीडर नहीं होगा। कोई भी आपकी पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि कार ले रखी है आपने, या कोई भी एसेट्स है, ज्वेलरी है, ड्राइंग है, ये सारे के सारे आप हमारे सॉरी कोई भी पर्सनल एसेट्स है वो आपका क्या नहीं होगा, कैपिटल एसेट्स नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर आपके पास ज्वेलरी है, ड्राइंग्स और कोई बड़ी ड्राइंग्स वगैरह है, ठीक है, जैसे घोड़े की पेंटिंग वगैरह हो गई, या कुछ भी हो गया, स्क्रिप्चर्स हो गए, जिसकी हाई वैल्यू होती है, वो सारे के सारे कैपिटल एसेट्स कंसीडर होंगे। सिल्वर यूटेंसिल्स, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जितने भी सिल्वर यूटेंसिल्स होते हैं उनको ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन अराइज नहीं होता, लेकिन कैपिटल गेन अराइज होगा अगर यूटेंसिल्स कौन से होंगे, गोल्ड के होंगे। भाई आपके घर में अगर सोने की प्लेटें हैं तो वो कैपिटल एसेट्स में गिनी जाएंगी, लेकिन अगर आपके घर चांदी की प्लेटें हैं तो वो कैपिटल एसेट्स में काउंट नहीं होंगी, ठीक है। इसके अलावा जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, अगर आप उसको ट्रांसफर करते हो तो उससे भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड से भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, ये भी चीज याद रखना चलेगा। अच्छा, अब कैपिटल गेन को कंप्यूट करने के दो तरीके, एक हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और एक हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सा होता है, देखिएगा, अगर आप कोई भी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब कि आपने कोई शेयर्स वगैरह परचेज कर रखे हैं, जो अपने 12 महीने से लेस आपने होल्ड करके रखे और उसको सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तब उसके ऊपर जो कैपिटल गेन राइज होगा वो कौन सा होगा, वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ इट इज अ नॉन लिस्टेड सिक्योरिटी, अगर वो कौन सी सिक्योरिटी है, वो नॉन लिस्टेड सिक्योरिटी है, वो मार्केट में लिस्ट नहीं कर रही है और इमूवेबल एसेट्स है, then it is hold for less than 24 months, then it is treated as short term capital gain। अच्छा, short term capital gain बेसिकली, अगर देखो, एक होती है लिस्टेड सिक्योरिटी, एक होती है नॉन लिस्टेड सिक्योरिटी। अगर आपकी कोई नॉन लिस्टेड ऐसी कंपनी की सिक्योरिटी है जो लिस्टेड ही नहीं है, या फिर कोई इमूवेबल एसेट्स है आपके पास, तो कैपिटल गेन अगर आप 24 मंथ से लेस में अगर आप उसको सेल कर रहे हैं, तब वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ही काउंट होगा, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में नहीं लेकर चलेंगे। उसके बाद कोई भी उसके अलावा असेट्स है जो कि 36 महीने से कम आपने होल्ड करके रखी और उसके बाद उसको सेल कर दिया, तो वो कौन सा कहलाएगा, वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, ठीक है। और 36 मंथ से मतलब 3 साल से ज्यादा अगर आपने उसके बेच दिया, होल्ड करके रखा और उसके बाद बेच दिया, तो फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में काउंट होगा। तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के ऊपर जो है अजर्शन रीजन का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, अजर्शन रीजन का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अच्छा, अब मैं बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप कैसे राइज होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को निकालने का फॉर्मूला क्या है, फाइनल सेल प्राइस। जैसे मान लो मेरे पास एक असेट्स है, ठीक है, एक मान लो कोई भी असेट्स है, मान लो लैंड है मेरे पास, अब वो लैंड मैंने सेल करी 5 करोड़ रुपए की, तो 5 करोड़ इज द फाइनल सेल प्राइस। इसमें से मुझे माइनस करना होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में मैंने इसको एक्वायर किया था। मान लो मैंने इसको 1 लाख रुपए में एक्वायर किया था, अब वो 1 करोड़ रुपए में एक्वायर किया था, अब वो 1 करोड़ जो है आज से 10 साल पहले किया था, तो 10 साल पहले क्या 1 करोड़ वो आज भी 1 करोड़ के इक्वल होगा, नहीं। तो हमें क्या करना है, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस हाउस इंप्रूवमेंट कॉस्ट, कोई इसमें खर्चा किया, कुछ इसको इंप्रूवमेंट करवाया, वो प्लस ट्रांसफर कॉस्ट, और ट्रांसफर करने के साथ जो कॉस्ट है, कोई रजिस्ट्री में पैसा लगाया या किसी और चीज के अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर पैसा लगाया, स्टैंप ड्यूटी दी, तो वो सारी चीजें ऐड करके उसमें से माइनस करेंगे, जो बचेगा हमारे पास वो हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल गेन कहलाएगा। अच्छा, इसमें हमारा कैपिटल लॉस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको गेन ही हो, तो आपको लॉस भी फेस करना पड़ सकता है, तो ये भी आप चीज ध्यान रखेंगे। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर भी ऐसा ही रहेगा। बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या है, हमें एक कंसेप्ट लाना पड़ेगा, वो कौन सा कंसेप्ट है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेसिकली 36 महीने, 3 साल से ज्यादा का हो गया। अगर मान लो अपने एसेट्स को 10 साल से ली थी, पहले 10 साल पहले ली थी, तो जितने की 10 साल पहले ली थी, क्या उतने पैसे की वैल्यू आज उतनी ही है, क्या आज से 1 करोड़ रुपए की जो पहले 10 साल पहले वैल्यू थी, क्या वो आज भी 1 करोड़ ही है, नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो इस चीज के लिए हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं और जिसका नाम है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं उन रुपीस की जो हमने पहले खर्च कर चुके हैं, उसके बेस पे हम कैपिटल गेन को कैलकुलेट करते हैं। तो कैपिटल गेन क्या है, अगेन फाइनल सेल प्राइस माइनस ट्रांसफर कॉस्ट प्लस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस इंडेक्स हाउस इंप्रूवमेंट कॉस्ट। अच्छा, इंडेक्स कॉस्ट को हम कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर सेल, जिस ईयर में हम ट्रांसफर कर रहे हैं उस ईयर का, इनटू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइड बाय
जिस ईयर में मैंने उसको खरीदा था उस टाइम का कॉस्ट इंडेक्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स हमको यूज करना है, उसके बेस पे हम इंडेक्स कॉस्ट को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बेसिकली इंडेक्स कॉस्ट निकालने के लिए एक टेबल होती है, उस टेबल का यूज करके आप इंडेक्स कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलेगा, नेक्स्ट हेड है हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जितनी भी इनकम जो 4 हेड के अंदर नहीं आती है वो कहाँ बच बच के आती है हमारे पास, वो सारी की सारी अदर सोर्सेज के अंदर कैलकुलेट की जाती है। अब अदर सोर्सेज की हम बात करें तो अदर सोर्सेज का मतलब क्या होता है, तो अंडर द इनकम टैक्स सेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सर्व एज रेजिडुअल कैटेगरी फॉर इनकम दैट डजंट फॉल अंडर द 4 कैटेगरी। तो वो सारी इनकम इस कैटेगरी के अंदर आती है जो 4 कैटेगरीज के अंदर नहीं आती है, वो किसका पार्ट होती है, वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट होती है। अब दिस कैटेगरी इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 56 टू 59। अच्छा, इसका चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, 56 टू 59 सारे इसके अंदर आते हैं। 56 हमें क्या बताता है, 56 करता है स्पेसिफाई द इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड। ये बताता है कि कौन कौन सी इनकम इस हेड के अंदर लिखी जाएगी। 57 कहता है कि कौन कौन सी डिडक्शन हमें अवेल होगी इस हेड के अंदर। 58 बताता है कि लिस्ट अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल, कौन सा अमाउंट डिडक्टेबल नहीं होगा। और 59 कहता है डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ इनकम प्रीवियसली नॉट टैक्स्ड, उन इनकम के साथ डील करता है जो पहले टैक्सेबल नहीं हो पाई है, उनके साथ हमारा 59 सेक्शन डील करता है। अच्छा, कौन कौन सी इनकम जो है पार्ट होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, तो किसी भी तरह का जो डिविडेंड हमें रिसीव होता है वो अदर सोर्सेज में इंक्लूड होता है। अगर आप कोई गैम्बलिंग से, हॉर्स रेस से पैसा जीत रहे हो तो वो भी आपका किसका पार्ट होता है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। जैसे कि मान लो आप केबीसी में गए, वहां से आप 5 करोड़ की राशि जीत के आए, तो आपको 5 करोड़ नहीं मिलेंगे, उसमें से 30% काट लिया जाएगा, जो बचेगा वो आपको दिया जाएगा। तो वो हमारा 30% क्या होता है, वो टैक्स लगाया जाता है, वो अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ही लगता है। इसके बाद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फंड हो गया, वो भी पार्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर या डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी पार्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का है। रेंटल इनकम है, जो भी मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि कोई मशीनरी या प्लांट आपने रेंट पे दे रखा है या फर्नीचर है, तो उसका भी आपको जो इनकम हो रही है वो कौन सा कहलाएगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कुछ मिलता है तो आपको वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। कोई गिफ्ट है एक्सीडिंग 50,000, 50,000 से ज्यादा का अगर कोई गिफ्ट आपको मिल रहा है तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। कंपेंसेशन कोई मिल रहा है तो ये सारा पार्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। तो ये कुछ एडिशनल एग्जांपल्स हैं। अगर मान लो आपको सब लेटिंग से इनकम होती है, मान लो मैंने रेंट पे हाउस ले लिया, उसके बाद उसको दोबारा से रेंट पे मैंने ही दे दिया, तो उससे अगर मुझे इनकम हो रही है तो वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट आता है, ये भी अदर सोर्सेज है। रॉयल्टी इनकम है, डायरेक्टर्स फीस है, ग्राउंड रेंट है, एडिशनल एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय पर्सन फ्रॉम समवन अदर देन एम्प्लॉयर, रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड हो गया, इंश्योरेंस कमीशन हो गया, माइनिंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैजुअल इनकम्स। ये सारा का सारा पार्ट है किसका, हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिएगा, अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न की, आईटीआर की। ठीक है, टाइम आ चुका है आईटीआर फाइल करने का, इसको जान लेते हैं। तो आईटीआर को डिफाइन किया गया है अंडर द सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इसका, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या कहता है, इफ द टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड द मिनिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। आपको पता है कि एक लिमिट होती है कि जिसको हमारा जितना, अगर उससे नीचे हम कमाते हैं तो हमें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो कहा जाता है कि अगर आप एक मिनिमम लिमिट से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। ठीक है, तो आईटीआर फाइल करना जरूरी है। देखो, आईटीआर को वॉलंटरी रिटर्न भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रेशराइज नहीं होता, आप वॉलंटरी अपनी इनकम को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसको वॉलंटरी रिटर्न भी कहा जाता है। आईटीआर को हम 139 सबसेक्शन 1 में, लेकिन अगर कोई लॉस रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं, लॉस मतलब कि आपको लॉस लॉस की रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं, तो वो 139 सबसेक्शन 3 में आप क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। ये रिटर्न के जो सेक्शन है यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एनी सच क्लेम दैट लॉस शुड बी कैरिड फॉरवर्ड हैज टू फाइल द रिटर्न ऑफ लॉस। जैसे कि मान लो आपको कुछ लॉस होता है, उस लॉस को मैं क्या है, टाइम पीरियड होता है कि आप इसको 8 साल तक क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। तो जनरली हम लॉस को सेट ऑफ करने के लिए रिटर्न ऑफ लॉस को फाइल करते हैं और वो 139 सबसेक्शन 3 में फाइल करते हैं। अच्छा, कुछ रिटर्न ऐसी होती है जिनकी ड्यू डेट चली जाती है और बाद में याद आता है कि यार हमें तो रिटर्न पे फाइल करनी थी, हम भूल गए। ठीक है, तो उस रिटर्न को कहते हैं बिलेटेड रिटर्न, और बिलेटेड रिटर्न का सेक्शन होता है हमारे पास 139 सबसेक्शन 4। याद रखना, मैच ऑफ द फ्लोइंग में ये चीजें पूछी जा सकती हैं। अच्छा, इसके बाद एक सेक्शन आता है डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है, अगर हम किसी रिटर्न को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं फाइल करते हैं, हमें जैसा कहा गया होता है हम वैसा फाइल नहीं करते हैं, तो उसकी जो रिटर्न फाइल की जाती है उसको ठीक करने के लिए वो रिटर्न कहलाते हैं डिफेक्टिव रिटर्न। और इसका सेक्शन कौन सा होता है, 139 सबसेक्शन 9। अच्छा, ड्यू डेट्स कौन कौन सी होती है रिटर्न फाइल करने की, तो ड्यू डेट्स हमारे पास कौन सी होती है, जैसे कि अगर कंपनी के केस में बात करें तो हमारी कंपनी की ड्यू डेट होती है 30 सितंबर।
30 सितंबर लास्ट डेट होती है जिसमें आपको रिटर्न फाइल करनी होती है कंपनीज को। अगर पर्सन है जिसके अकाउंट ऑडिट हो रहे हैं तो उसके लिए ड्यू डेट कौन सी है, 30 सितंबर है। नॉर्मल पर्सन के लिए, जैसे हम जैसे पर्सन के लिए कौन सी होती है, 31 जुलाई। और कंपनी हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश ए रिटर्न फ्रॉम सीए, अगर उसको सीए से ऑडिट कराने के बाद रिटर्न फाइल करनी है तो उसको 30 नवंबर उसकी क्या होती है, लास्ट डेट होती है। तो ये कुछ डेट्स है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, हमारे टीसीएस और टीडीएस की डेट्स बहुत बार आती हैं। टीसीएस और टीडीएस, टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टीसीएस होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये मैंने डिटेल में नहीं लेके आया क्योंकि इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो बार बार चीजों को रिपीट करने से वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो इस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है। बस इसका इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें आप ये जान लीजिए कि इसकी ड्यू डेट्स कौन सी होती है। टीडीएस की जो हमारा ड्यू डेट्स होती है, देखो 4 क्वार्टर्स के अंदर इनको क्या करा जाता है, फाइल किया जाता है। 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च। 30 जून का जो क्वार्टर होता है उसकी जो ड्यू डेट होती है 31 जुलाई टीडीएस फाइल करने की होती है और 15 जुलाई टीसीएस फाइल करने की होती है। सेम 30 सितंबर के केस में 31 अक्टूबर हमारी टीडीएस की डेट्स होती हैं और 15 अक्टूबर किसकी होती है, टीसीएस की होती है। 31 जनवरी टीडीएस की और 15 जनवरी टीसीएस की। 31 मई हमारी किसकी है बिला, टीडीएस की, और 15 मई टीसीएस की। अच्छा, याद रखना 15 वाला जो कंसेप्ट है वो टीसीएस का है और लास्ट जो डेट है हमारी 31 वाली वो किसकी है, टीडीएस की है। तो ये डेट्स हैं, वैसे तो पूरा कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। ओके। अच्छा, इसके अलावा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपको आईटीआर फॉर्म्स को बता दूं, जिसमें से बार बार क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि जो आईटीआर होते हैं ये कौन कौन फाइल करता है। तो आईटीआर 1 का जो फॉर्म होता है वो सहज, बहुत सिंपल फॉर्म होता है और ये फाइल किसके थ्रू किया जाता है, ये एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल हैविंग सैलरी और पेंशन इनकम। जिसको सैलरी और पेंशन इनकम होती है बेसिकली वो आईटीआर 1 को फाइल करता है। आईटीआर 2 भी इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए रखा जाता है, जो आईटीआर 1 के अंदर नहीं आते हैं वो सारे आईटीआर 2 फाइल करते हैं। अब basically whose income chargeable to income tax under the head PGBP or profession is in the nature of interest salary by whatever name called पार्टनरशिप फर्म। तो बेसिकली एचयूएफ जो होते हैं वो जो इंडिविजुअल होते हैं जो आईटीआर 1 के अंदर नहीं आते वो आईटीआर 2 के अंदर अपनी आईटीआर फाइल करते हैं। आईटीआर 3 कौन फाइल करता है, तो बेसिकली इंडिविजुअल एचयूएफ हु इज कैरिंग ए पीजीबीपी बिजनेस, जो बिजनेस वाले होते हैं वो सारे के सारे आईटीआर 3 को फाइल करते हैं। आईटीआर 4 कौन सी होती है, सुगम। ये याद रखना, आईटीआर 4 सुगम होती है और आईटीआर 1 सहज होती है। देखो सहज मतलब सिंपल, जो स्टार्टिंग स्टेप होता है वो हमेशा सिंपल होता है, तो इसलिए इससे याद आपको याद रहेगा। अच्छा, इसको सुगम होता है, ये कौन होता है, इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप फर्म हु हैव ऑप्टिव प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। तो जो भी बंदा इस स्कीम को अडॉप्ट करता है वो आईटीआर 4 को ही फाइल करता है। ये चीज याद रखना। और स्कीम क्या होती है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आईटीआर फाइल कौन फाइल करता है, आईटीआर फाइल जो होते हैं जितने भी एलएलपी, एओपी, बीओआई होते हैं ये सारे के सारे क्या करते हैं, हमारे आईटीआर 5 को फाइल करते हैं। इसके अलावा आईटीआर 6 कौन फाइल करता है, इट इज एप्लीकेबल टू कंपनी, कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल, कंपनी जितने भी फाइल करती है आईटीआर 6 फॉर्म फिल करती है अदर देन कंपनी क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11, इसको छोड़कर। आईटीआर 5 आईटीआर 7 कौन फाइल करता है, तो आईटीआर 7 हुआ रिक्वायर्ड टू फर्निश बेसिकली जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, जो सोशल इंस्टीट्यूट होते हैं वो सारे के सारे आईटीआर 7 को फाइल करते हैं। एक आईटीआर यू होता है वो अपडेटेड रिटर्न के रिगार्डिंग होता है। ठीक है, तो होप सो फ्रेंड्स आपको जो वीडियो है वो सारे के सारे क्लियर हो, क्योंकि देखो कुछ टॉपिक बहुत फास्ट मैंने कवर करे हैं क्योंकि ये रिपीटेड टॉपिक्स है, मैं ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुका हूँ प्रीवियस ईयर में, तो इसमें दोबारा कवर करने का, इसको बस आपको रिवाइज कराना था मेन तो। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर फास्ट लग रही है तो प्लीज आप इसको स्लो मोड में चलाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, मैंने रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया इसलिए मैंने जल्दी जल्दी चीजों को कवर किया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप यूजीसी कॉमर्स की या पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।